So warm welcome to our channel. I hope you are doing well. Studies and preparations are going on. आपके May 25 की revision series we have started, that is for CA final and can be used by the CMA students as well. We will be talking about the subject of indirect tax. तो GST का chapter number 1 supply along with the relevant points of the questions हमने upload कर दिया already, and now we will be starting with chapter number 2, that is charge, right? So before starting, understand one thing. Charge में there are two main topics that we need to discuss. One is the RCM FCM provision and second is your composition scheme. RCM FCM का जो लिंक है वो चैप्टर नंबर 4 से भी आता है, दैट इज द एग्जेम्पशन चैप्टर. तो यहाँ पे सी बेसिकली क्या होता है, आप जब तक ये नहीं पता कर सकते कि जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा, हम तब तक उसकी बात नहीं कर सकते कि सर जीएसटी कौन पे करेगा. बिकॉज इफ द जीएसटी इज नॉट एप्लीकेबल एट द फर्स्ट प्लेस, द क्वेश्चन ऑफ हु विल पे जीएसटी इज इररेलेवेंट फॉर अस. हेंस दिस चैप्टर इज इफेक्टिवली इंटरलिंक्ड विद चैप्टर नंबर 4. तो आपको मिक्स्ड क्वेश्चन भी पेपर में आ सकते हैं. ठीक है, अब यहां पे करते वक्त मैं आपको चैप्टर नंबर 4 के भी पॉइंट्स बताते हुए चलूंगा. मैं लीगल सर्विसेज का भी आपको आरसीएम एफसीएम बताऊंगा. मैं बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट या फिर बिजनेस फैसिलिटेटर का भी आपको एग्जेम्पशन बताऊंगा. बिकॉज जब तक मैं वो नहीं पढ़ा था, मैं आपको आरसीएम एफसीएम 100% क्लैरिटी के साथ नहीं कन्वे कर सकता. तो मैं यहाँ पे चैप्टर 4 भी कराऊंगा, साथ में लिंक कराऊंगा, और इसीलिए थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग सकता है. इसीलिए पहले ही बता रहा हूं, क्योंकि हमारा फटाफट ध्यान जाता है, अरे सर ने इतना ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं. लंबा लेक्चर क्योंकि मैं उतना पार्ट यहाँ पे रेलिवेंट कवर कर रहा हूं, बराबर, क्योंकि उसके बिना आपको समझ में नहीं आएगा. सो let's start with the GST with respect to chapter number 2, charge of GST. बराबर, चलो सर. टेलीग्राम प्लीज ज्वाइन कर लेना. क्वेश्चन आंसर, एमसीक्यूज, ऑडियो नोट्स, रेलिवेंट पॉइंट्स, प्लानिंग सारी वहां पे अपलोड होती है. कम्युनिकेशन चल रहा होता है, उसको मिस आउट मत करो फॉर दिस पेपर एंड फॉर जनरल गाइडेंस. चलो सर, बुक का आपको बता दिया, आईडीटी कंसाइज ही अपनी, दैट वी विल यूज फॉर द एंटायर लेक्चर्स. तो आप ऑर्डर कर सकते हो बीबी पब्लिकेशन साइट पे जाके. So section number 9 is your levy and collection of CGST, that is the charging section. ये सेक्शन आके ये बताता है कि हाँ भैया हम CGST करके टैक्स लगाएंगे किसके ऊपर, इंट्रा टैक्स के ऊपर, इंट्रा ट्रांजैक्शंस के ऊपर. सिमिलरली एक इंटर का भी आएगा, दैट इज सेक्शन नंबर 5, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द IGST. तो मैं दोनों आपको बताऊंगा. तो ये क्या बोलता है सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 कि आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को छोड़ के, ये कहा लिखिए बात सबसेक्शन 2 में. सबसेक्शन 2 में बोला है कि 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे जीएसटी बाद में आएगा, तो उसको छोड़ के बाकी जितने भी इंट्रा लेवल के ट्रांजैक्शंस होंगे, इंट्रा मतलब द सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई आर इन वन स्टेट और वन यूनियन टेरिटरी. अब यहां पे जाके हम लगाएंगे एक टैक्स जिसका नाम होगा सीजीएसटी, एंड सिमिलर प्रोविजन हैज बीन मेंशन्ड इन द एसजीएसटी एज वेल. तो दोनों के दोनों टैक्स लगेंगे व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इंट्रा लेवल टैक्स, इंट्रा लेवल नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस. बराबर, तो इंट्रा स्टेट पे हम लगाएंगे सीजीएसटी एंड ऑब्वियसली एक्सेप्ट ऑन अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. क्यों? क्योंकि ये तो हमारा जीएसटी के डेफिनेशन से भारी हो चुका था, आर्टिकल नंबर 366 में हमने देखा था. यस, ओके सर, हम मैक्स टू मैक्स सीजीएसटी कितना लगा सकते हैं, 20%. अब यही कॉरेस्पॉन्डिंग एसजीएसटी भी होगा जो 20% बोलेगा. तो कैन आई से दैट द टोटल जीएसटी ऑन वन पर्टिकुलर प्रोडक्ट और अ सर्विस कैन नॉट एक्सीड 40%. क्या आपको बात समझ में आई? क्योंकि ये 20 और एसजीएसटी 20, तो दोनों मिला के मैक्सिमम 40. आईजीएसटी में यही बात यहाँ पे 40 के नाम से लिखी होगी. करंटली मैक्सिमम कितना चल रहा है, 28 टोटल, तो 14 एंड 14. ओके, यस सर. ये टैक्स किसको पे करना है, टैक्सेबल पर्सन. तो चार्जिंग सेक्शन किसको पकड़ता है, टैक्सेबल पर्सन को, रजिस्टर्ड पर्सन को नहीं. तो वो जो पानीपुरी वाले भैया थे जिनका 40 लाख के ऊपर टर्नओवर चला गया था, क्या वो कल को ये बोल सकते हैं गवर्नमेंट को कि सर अपन तो टैक्सेबल पर्सन है, अपन तो रजिस्टर्ड पर्सन है ही नहीं, और रजिस्टर्ड नहीं मतलब मेरे पास जीएसटी नंबर तो है ही नहीं, तो मेरे से कैसे टैक्स ले रहे हो? तो हमारा जवाब ये रहेगा कि भाई तू गलत बोल रहा है. चार्जिंग सेक्शन टैक्सेबल पर्सन पे लगता है, रजिस्टर्ड पर्सन पे नहीं. And if you are liable to be registered, you may not be that registered person, but you are a taxable person. तो तेरे ऊपर चार्जिंग की जीएसटी की लायबिलिटी आ जाएगी. पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे लेटर डेट पे लगेगा. दो हमारे प्रोविजंस आते हैं आरसीएम के, 9.3 एंड 9.4. 9.3 में हमारी जो एक स्पेसिफाइड लिस्ट आती है जो हम पढ़ते हैं, हमारे कोर्स का पार्ट है, एंड 9.4 इज योर रियल एस्टेट की रिस्पेक्ट में 3 स्पेसिफिक आइटम्स है. इसके ऊपर आपको ज्यादा क्वेश्चंस वगैरह नहीं मिलेंगे, बट मटेरियल में है तो मैं आपको बताऊंगा. अब सिमिलर चार्जिंग सेक्शन की बात आती है आईजीएसटी एक्ट के अंदर. तो आईजीएसटी एक्ट का सेक्शन नंबर 5 आके ये बोलेगा कि अगर कोई इंटर लेवल का ट्रांजैक्शन हुआ तो वहां पे मैं आईजीएसटी आके लगाऊंगा. इंटर लेवल का ट्रांजैक्शन मतलब द प्लेस ऑफ सप्लाई एंड द सप्लायर आर इन 2 स्टेट्स और इन 2 यूनियन टेरिटरीज और इन 1 स्टेट एंड 1 यूनियन टेरिटरी. बाकी सारी बात बिल्कुल सेम है जैसा ऊपर मैंने आपको चार्जिंग सेक्शन ऑफ सीजीएसटी बताया. बस कुछ फर्क क्या आएंगे, वहां पे 20 था, यहाँ पे 40 था, क्योंकि यहाँ पे तो टोटल हो जाएगा. एक बात इन्होंने नहीं बोली कि whenever there is an import of goods, that matter is handed over to the customs law.
क्यों? क्योंकि वहां पे कस्टम्स के ऑफिसर ऑलरेडी बैठे हैं, वहां पे वो बेसिक कस्टम्स ड्यूटी और कस्टम्स लॉ के अंडर वो चार्ज करने वाले हैं, तो उसके साथ हमारा भी टैक्स चार्ज कर लेंगे। तो आईजीएसटी का कलेक्शन एंड द मैटर ऑफ दिस पर्टिकुलर टैक्सेशन विद रिस्पेक्ट टू द फिजिकल इंपोर्ट ऑफ गुड्स इज हैंडेड ओवर टू द कस्टम्स लॉ। आपको बात समझ में आई? सर उसका आईटीसी मुझे मिलेगा क्या? 100% यस, मुझे जीएसटी लॉ में उसका आईटीसी मिलेगा, लेकिन कलेक्शन एंड जो टैक्सिंग की बात करी वो पावर हमने डेलीगेट कर दी कस्टम्स वालों को। बट दिस इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ इंटेंजिबल गुड्स। सर इंटेंजिबल गुड्स कौन से होते हैं? ऑनलाइन गेमिंग मनी। Online gaming money being a specified actionable claim is under the ambit of GST. It is a case of intangible good, and because it is a case of intangible good, the matter of taxing is still in our GST law. वो मैंने customs law वालों को नहीं दिया क्योंकि वो physical import नहीं है। बस बाकी आपको इसके अंदर और कुछ भी नहीं समझना। आगे बढ़ सकते हैं। चलो सर पहले 9(4) एंड 5(4). 9(4) मतलब मैं सीजीएसटी की बात कर रहा हूँ, 5(4) अगर वो इंटर हो गया तो आईजीएसटी की बात कर रहा हूँ। उसके आरसीएम प्रोविजंस जो है वो स्पेसिफिकली रियल एस्टेट इंडस्ट्री के केस में लगते हैं। अब वो क्या प्रोविजंस लगते हैं? बेसिकली यहाँ पे बहुत सारी चोरी होती है, तो रियल एस्टेट में थोड़ा सा स्ट्रिक्टर प्रोविजंस लगाए। पहली बात तो वो क्या बोलते हैं कि आपके जितने भी इनपुट गुड्स है और इनपुट सर्विसेज है, देखो आप जो चीजें खरीदते हो वो 3 प्रकार की होती है। एक होता है आपके इनपुट गुड्स, एक होती है आपकी इनपुट सर्विसेज, और एक होते हैं आपके फिजिकल गुड्स मतलब मशीनरी वगैरह जैसे कैपिटल गुड्स। तो इनपुट सर्विसेज एंड कैपिटल गुड्स। तो फर्स्ट वो क्या बोल रहे हैं, आपके जो भी इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज रहेंगे एक्सेप्ट सीमेंट, क्योंकि सीमेंट को अलग से क्लासिफाई करना है, ये दोनों के लिए द गवर्नमेंट आस्क्स यू कि आप अपने टोटल का मिनिमम 80% रजिस्टर्ड पर्सन से खरीदना ताकि टैक्स लगे। और अगर आपने 80% से कम किया, लेट से 75%, तो वो जो डिफरेंस रहेगा 5% का, उसके ऊपर आपको आरसीएम के अंदर टैक्स लग जाएगा। तो इन शॉर्ट यहाँ पे क्या हुआ, लेट से दे आस्क यू, आपका टोटल जो इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज है वो 100 का था, जिसमें से आपने टोटल लेट से ₹75 का आपने रजिस्टर्ड से खरीदा एंड ₹25 का आपने किससे खरीदा? अनरजिस्टर्ड से। गवर्नमेंट ने आपको क्लियरली बोला था कि आप ये 80 करना, और आपका यहाँ पे शॉर्टफॉल हो गया ₹5 का। इन रियलिटी दैट ₹5 हैज बीन परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन जिनकी टर्नओवर कम थी, बट क्योंकि आप यहाँ पे फंस गए हो, इस 5 के ऊपर जीएसटी लगेगा, वो भी आरसीएम के अंडर। सो वॉट एवर द शॉर्टफॉल इज, उस शॉर्टफॉल के ऊपर आपको 18% का जीएसटी आरसीएम के अंडर पे करना है। और यही बात अगर सीमेंट की आ जाए तो सीमेंट का तो वो कह रहे हैं आप 100% रजिस्टर्ड से खरीदो, 80% नहीं, 100% आपका इनपुट ऑफ सीमेंट शुड बी परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड पीपल। और अगर आपका अनरजिस्टर्ड से आपने ₹1 का भी खरीदा तो उस पर 28% आरसीएम आप लगा के पे कर देना। एंड कैपिटल गुड्स परचेज वो कह रहे हैं कि आप किसी से भी खरीदो, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड लगना आरसीएम ही है एज पर द एप्लीकेबल रेट ऑन दैट पर्टिकुलर मशीनरी जो आपको क्वेश्चन में दी जाएगी। ठीक है, तो ये बात आपको थोड़ी सी स्पेसिफिकली समझ के चलनी है, ज्यादा क्वेश्चन इस पे एक्सपेक्टेड नहीं है, बट यू शुड बी नोइंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नोटिफाइड लिस्ट ऑफ गुड्स एज वेल एज द सर्विसेज। अब आरसीएम के प्रोविजंस हम कौन से वाली की बात कर रहे हैं, 9(3) या फिर 5(3)? 9(3) मतलब मैं सीजीएसटी का बात करता हूं, 5(3) मतलब मैं आईजीएसटी की बात कर रहा हूं। क्योंकि जनाब मेरा फोकस अभी इस पे नहीं है, मेरा फोकस अभी इस पे नहीं है कि ये इंटर है या इंट्रा, मेरा फोकस इस पे है कि पे कौन करेगा, वो आईजीएसटी कौन पे करेगा या वो सीजीएसटी, एसजीएसटी और सीजीएसटी यूटीजीएसटी कौन पे करेगा। ठीक है, तो ये लिस्ट आपको अच्छे से समझनी है, आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना क्लिक कर जाना चाहिए कि हाँ ये हमने उस लिस्ट में पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। I still see a lot of students trying to mug up the list कि exemptions लर्न करेंगे, लिस्ट लर्न करेंगे। नहीं, आप सीए फाइनल लेवल पे आपको एप्लीकेशन आना चाहिए रादर देन रट्टाफिकेशन। स्टार्ट करें, चलो ध्यान से सुनते जाना अच्छे से। कैशिव नट्स नॉट शेल्ड और नॉट पील्ड, इसका मतलब कहीं पे भी कोई प्रोसेसिंग नहीं हुई है, एकदम रॉ फॉर्म में है। ठीक है, कैशिव मतलब है ना काजू, काजू नट्स कैशिव। सप्लायर एग्रीकल्चर इज रेसिपिएंट एनी रजिस्टर्ड पर्सन, तो बेचारे एग्रीकल्चरिस्ट को क्यों तंग करना है, तू जीएसटी पे करेगा अंडर आरसीएम। नाउ द टाइम हैज कम टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चरिस्ट। आ जाओ, एग्रीकल्चरिस्ट का मतलब बहुत ही सिंपल है, इंडिविजुअल या एचयूएफ ही सिर्फ एग्रीकल्चरिस्ट हो सकता है। सर व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीकल्चरिस्ट? इट मीन्स एन इंडिविजुअल और एचयूएफ, तो कंपनी, एलएलपी, पार्टनरशिप फर्म विल नेवर बी एन एग्रीकल्चरिस्ट। टाटा टी नेवर बी एन एग्रीकल्चरिस्ट। फलाना दिस प्राइवेट लिमिटेड फर्म नॉट एन एग्रीकल्चरिस्ट। ये लोग क्या करते हैं, लैंड कल्टीवेशन। कैसे? खुद की लेबर, खुद के फैमिली की लेबर। फैमिली का मतलब आपको मैंने पिछले क्लास में बता दिया है, रिवाइज करा दो फटाफट से। हाँ सर करा दो, मजा ही आ जाएगा। तो सुनो, स्पाउस, चिल्ड्रन, और क्या हमने लर्न किया था, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर, इफ दे आर ओनली मेनली डिपेंडेंट। समझ में आया? चलो, तो खुद की लेबर, खुद के फैमिली की लेबर। और सर अगर बहुत बड़ा फार्म है तो ठीक है, आप सर्वेंट्स या फिर हायर पे अपना हायर्ड लेबर ले लो,
आप सर्वेंट्स अपने हायर करो, आप हायर्ड लेबर ले लो, उनको पे कर देना कैश काइंड में, इट्स फाइन, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर आप खुद कहीं और हो और वो लोग काम कर रहे हैं। नो, दे शुड बी अंडर पर्सनल सुपरविजन ऑफ योर सेल्फ और एनी मेंबर ऑफ द फैमिली। तो बेसिकली मेरा इसमें से फील फैक्टर क्या निकल के आ रहा है? फील फैक्टर ये निकल के आ रहा है कि आप पर्सनली इन्वॉल्व है, आप पर्सनली इन्वॉल्व है एग्रीकल्चर में। ऐसा नहीं कि कोई भी कर रहा है और आप कहीं बैठे हो उस जगह से दूर, दैट विल नॉट बी कवर्ड अंडर एग्रीकल्चरिस्ट। ठीक है, तो ये आपको लॉजिक समझ में आया? रजिस्टर्ड पर्सन जीएसटी पे करेगा, बेचारे एग्रीकल्चरिस्ट को मैं तंग नहीं करूंगा। बीडी रैपर लीव्स, टेंडू लीव्स, बीड़ी पीते तो नहीं पूछूंगा, बट बीड़ी तो देखी होगी, उसके लीव्स, वो रैपर लीव्स होते हैं, टेंडू बोलते हैं उसको। तो अगेन एग्रीकल्चरिस्ट टू रजिस्टर्ड पर्सन। टोबैको लीव्स, टोबैको तो सबको पता है भाई, एग्रीकल्चरिस्ट टू रजिस्टर्ड पर्सन। फॉलोइंग एसेंशियल ऑयल्स अदर देन सिट्रस फ्रूट, तो ये सिट्रस फ्रूट में थोड़ा सा लग्जरी एलिमेंट आ जाता है, तो सिट्रस फ्रूट को साइड रखो। एसेंशियल ऑयल्स जैसे ऑफ पेपरमिंट हो गया, अदर मिंट्स हो गया, अदर मिंट्स के कुछ एग्जांपल्स दिए, स्पीयरमिंट, वाटरमिंट, हॉर्समिंट, बेरजामिंट ऑयल, मेंथा, एवर्निस। इसको एक बार अच्छे से रीड करना है। तो इन केसेस में आरसीएम कब लगता है? अनरजिस्टर्ड पर्सन टू रजिस्टर्ड पर्सन। अब ये जो ऑयल्स है ना, ये कोई एग्रीकल्चर और लैंड कल्टीवेशन से नहीं बनते, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर इस वर्ड नहीं यूज किया हमने, वी यूज द वर्ड अनरजिस्टर्ड। तो भाई तू अनरजिस्टर्ड है, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, ऑलरेडी जीएसटी में है, आप उसको आरसीएम के अंदर लायबल बना दो, वो पे करेगा टैक्स। ठीक है, इन्होंने ना एग्जांपल दिया है स्पीयरमिंट ऑयल का, जैसे मेंथा स्पिकाटा, मेंथा एक्वेटिका, सिल्वेस्ट्रीज। तो ये एक बार आपको बस एक बार रीड कर लेना, इसका कोई रट्टा आपको मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस ध्यान रखना सिट्रस फ्रूट वाले नहीं चाहिए मेरे को। ठीक है, तो अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड। इन सब के अंदर आपको अगर फील फैक्टर पकड़ना है, तो सप्लायर जो है वो बेचारा रूट रूट कहते हैं ना, ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहा है, और रेसिपिएंट ऑलरेडी जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो ही इट्स इजी ना, ये ऑलरेडी है ही रजिस्टर्ड, तो इसी से पे करवा दो, इसको तंग मत करो। नेक्स्ट पे आओ, सिल्क यार्न। अब अगेन ये एग्रीकल्चर की तरह नहीं है, लेकिन वी आर गोइंग टू ट्राई टू गिव बेनिफिट टू द ओरिजिनल प्रोड्यूसर। So the person who manufactures silk yarn from raw silk or silkworm cocoons for the supply of the silk yarn. तो again this is a producer, recipient is the registered person, ये टैक्स पे करेगा। Raw cotton, agriculture is to registered person, ये टैक्स पे करेगा। Lottery, if you may be knowing that lottery is regulated by the state level, not the central level. तो state government, UT, local authority अगर किसी डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट को डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो ये पे करेगा जीएसटी अंडर आरसीएम। और अगर आपको खरीदना है तो आप किससे खरीदते हो? आप इनसे जाके खरीदते हो। ठीक है, तो इस वाले ट्रांजैक्शन के ऊपर ये लोग जो है वो जीएसटी पे करेंगे। इसके आगे की बात नहीं कर रहा मैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस अंडर आरसीएम, ये नॉर्मल एफसीएम के अंदर जाएगा, ये मैं आरसीएम की बात कर रहा हूं। आपको बात समझ में आ रही है ना? राइट, चलो। यूज्ड व्हीकल, सीज्ड, कन्फिस्केटेड गुड्स, यूज्ड गुड्स, वेस्ट, स्क्रैप। लेकिन ये आप और मैं नहीं बेच रहे, ये सरकार बेच रही है। ये सब सेकेंड हैंड यूज्ड ये माल कौन बेच रहा है? सरकार, एक्सक्लूडिंग द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को हर तरीके से टैक्सेशन में रखा गया है, एंड हर तरीके से उसके ऊपर लायबिलिटी भी फिक्स करी गई है कि आप ही पे करोगे। यू विल नोटिस दिस इन द एग्जेम्पशन चैप्टर ऑल्सो, लास्ट टाइम अमेंडमेंट्स आई थी। सो सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सेप्ट रेलवे मिनिस्ट्री, फिर बाकी और कोई गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, यूटी हो, लोकल अथॉरिटी हो, ये लोग जब सप्लाई करेंगे इन सारे सेकेंड हैंड पुराने व्हीकल्स का, कन्फिस्केटेड, अब जैसे किसी लॉ में कुछ माल कन्फिस्केट हो गया और वो आगे हमने बेचा रजिस्टर्ड पर्सन को, सो द रजिस्टर्ड पर्सन विल पे द जीएसटी अंडर आरसीएम। पीएसएलसी चैप्टर 1 में बता दिया था, एग्जाम्पल लिया था आईसीआईसीआई वाला, एचडीएफसी टू आईसीआईसीआई, तो वो मैंने आपको बताया था दोनों ही रजिस्टर्ड है। यहाँ पे बच्चा गलती करेगा कि सर दोनों रजिस्टर्ड है, लेकिन स्टिल आपको इसको आरसीएम के अंदर लेके आना है। और मेटल स्क्रैप वाली बात हमारे मे 25 से ऐड हुई है। मेटल स्क्रैप के कुछ चेंजेस टीडीएस में भी आए हैं और रजिस्ट्रेशन चैप्टर में भी आए हैं, तो एक साथ आपको बता दूंगा। ठीक है, बट इंडिविजुअली भी सुन लो कि मेटल स्क्रैप अगर अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड है, तो रजिस्टर्ड वाला पर्सन जो है टैक्स पे करेगा अंडर आरसीएम। इसकी बात हम अभी काफी जगह करेंगे, एग्जेम्पशंस चैप्टर में भी करेंगे, और अपन इसको टीडीएस के अंदर भी लेके आएंगे, अपन इसको रजिस्ट्रेशन में भी लेके आएंगे। ठीक है, बट अभी के लिए लर्न कर लो अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड। मे बी मेटल स्क्रैप का आई विल पुट अ शॉर्ट वीडियो कि क्या क्या चेंजेस आए, बिकॉज आई फील मेटल स्क्रैप का क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सर्विसेज। अब सर्विसेज में एज आई टोल्ड यू नीड टू फर्स्ट फोकस अपॉन वेदर इट इज एग्जेम्प्ट और नॉट। अगर एग्जेम्पशन मिला तो सवाल एफसीएम और आरसीएम का आएगा ही नहीं, क्योंकि एग्जेम्प्ट है। अगर एग्जेम्पशन नहीं हुआ, टैक्स हुआ, तो हमारा सवाल आएगा आरसीएम या एफसीएम। सो वेरेवर रेलिवेंट आई विल बी कवरिंग द एग्जेम्पशंस पार्ट ऑफ द थिंग एज वेल। पहली बात छेड़ते हैं जीटीए सर्विसेज की। जीटीए का मतलब पहले सुन लो, बहुत बच्चे गलत कोट करते हैं। जीटीए मतलब होता है सर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। वाह 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 वाह, अरे इसका मतलब समझाओ। इसकी दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन, दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज विद रिस्पेक्ट टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स। मैं ये बोल रहा हूं कि ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के रिस्पेक्ट में सर्विसेज देते हैं।
एंड सेकंड दे शुड बी इशूइंग अ कंसाइनमेंट नोट। कंसाइनमेंट नोट मतलब वो बिल्टी की तरह होता है ना, जिसके अंदर सारी डिटेल्स होती है, येलो कलर की पर्ची होती है, कंसाइनर, कंसाइनी, वेट, फ्रेट पेड, कहाँ जाना है, किस कब, मतलब व्हाट इज द ओरिजिन, व्हाट इज द डेस्टिनेशन। तो आपके साथ वाले में एक भैया है, गुड्डू भैया। गुड्डू भैया के पास एक गाड़ी है, आपने बोला गुड्डू भैया ये गुड्स यहां से वहां पहुंचा दो। गुड्डू भैया पहुंचा दिए, लेकिन कंसाइनमेंट नोट नहीं दिया। तो क्या गुड्डू भैया जीटीए है? नहीं, क्योंकि उन्होंने कंसाइनमेंट नोट नहीं दिया। ठीक है। दूसरी बात ध्यान रखना, जब मैं बोलता हूं सर्विसेज विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, बट आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द एंसिलियरी सर्विसेज, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू बोला है। तो लेट्स से लोडिंग, अनलोडिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, स्टोरेज, ये सब भी इसके अंदर इंक्लूड हो सकता है। अब ध्यान से समझो, जीटीए इज द सर्विस प्रोवाइडर। क्या सर्विसेज दी? विद रिस्पेक्ट टू गुड्स ट्रांसपोर्ट बाय रोड, नॉट वेसल, नॉट एयर। एंड हु इज द रेसिपिएंट? स्पेसिफाइड रेसिपिएंट। अब मैं आपको एक बात एग्जामिशन से लिंक करते हुए चलता हूं। यहां पे आपके सामने जो लिस्ट दे रखी है, इसको छोड़ के पता है बचेगा कौन? जल्दी सुनो, इसको छोड़ के पता है बचेगा कौन? इसको छोड़ के बचेगा एक अनरजिस्टर्ड पर्सन। जैसे मैं हूं, मैं एक अनरजिस्टर्ड पर्सन हूं। एग्जांपल, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, जॉब कर रहा हूं बिग फोर में, और मेरे को अपने घर का माल शिफ्ट करवाने के लिए मैंने जीटीए की सर्विस ले ली। तो दिस इज अ केस ऑफ सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन एंड दिस इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम द जीएसटी। दिस इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम द जीएसटी। तो सर अगर एग्जेम्प्ट हो गया तो क्या जीएसटी पे करने की बात आएगी एफसीएम आरसीएम की? नहीं। और इनको छोड़ के जो होंगे वो सारे यहां पे कवर किए गए हैं। तो बेसिकली जहां पे एग्जेम्पशन नहीं है वहां पे आरसीएम लग ही जाएगा, अनलेस ही अवेल्स द ऑप्शन ऑफ एफसीएम, जो मैं आपको नीचे बताऊंगा। तो देख लेते हैं बच्चा कौन कौन। स्पेसिफाइड रेसिपिएंट, रजिस्टर्ड फैक्ट्री, रजिस्टर्ड अंडर द फैक्ट्री एक्ट, सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी एक्ट और एनी अदर लॉ, कोऑपरेटिव सोसाइटी अंडर एनी लॉ, मतलब ये इलीगल नहीं है, ये अपने अपने रिस्पेक्टिव लॉज में रजिस्टर्ड है। तो सोसाइटी हो सकती है, फैक्ट्री हो सकती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकती है। रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी, आज अगर मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं और मैं जीटीए की सर्विस लेता हूं तो मुझे आरसीएम के अंदर जाना पड़ेगा। बॉडी कॉर्पोरेट एस्टैब्लिश बाय और अंडर एनी लॉ, बॉडी कॉर्पोरेट मतलब वही जो सेक्शन 2 क्लॉज 11 कहता है आपका कंपनीज एक्ट का, एंड इट इंक्लूड्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, प्लस इट आल्सो इंक्लूड्स एन एलएलपी, बट पार्टनरशिप फर्म इज नॉट अ बॉडी कॉर्पोरेट, इसीलिए नीचे उसको अलग से कवर किया। अ पार्टनरशिप फर्म वेदर रजिस्टर्ड और नॉट अंडर एनी लॉ इंक्लूडिंग एओपी। अब एओपी भी यहाँ पे कवर हो गया। सर यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा रजिस्टर्ड और नॉट? बिकॉज पार्टनरशिप एक्ट 1932 में रजिस्ट्रेशन इज नॉट मैंडेटरी, इट इज रिकमेंडेटरी। तो इसलिए बोला कि रजिस्टर्ड और नॉट, आई डू नॉट केयर, और एनी अदर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। और सीटीपी अगर आता है तो उसकी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होती है। तो सर इनको छोड़ के बचा कौन? इनको छोड़ के बचा अनरजिस्टर्ड पर्सन, और वहां पे एफसीएम की बात उठेगी नहीं, क्योंकि इट इज इटसेल्फ एग्जेम्प्ट अंडर जीएसटी एट द फर्स्ट प्लेस। और इनको छोड़ के कौन बचा? अनरजिस्टर्ड को छोड़ के फिर यही वाले लोग बचेंगे, और इन सब के अंदर आपका आरसीएम लग जाएगा, और ऑब्वियसली इट इज टैक्सेबल। दिस इज हाउ यू लिंक बोथ द थिंग्स। अब नाउ देयर इज अ केस ऑफ नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ आरसीएम। अब कई बार बच्चे के दिमाग में ऐसा बैठ जाता है कि सर बोल रहे नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ आरसीएम मतलब एग्जेम। अरे नहीं, मैं एग्जेम्पशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ आरसीएम मतलब एफसीएम लगेगा। और ये दो केसेस क्या है? केस नंबर 1, द रेसिपिएंट ऑफ द जीटीए इज अ रजिस्टर्ड पर्सन, उसने रजिस्ट्रेशन लिया है, बट पता है क्यों लिया है? ओनली एंड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ टीडीएस डिडक्शन अंडर सेक्शन नंबर 51। और सेक्शन 51 में डिपार्टमेंट्स एंड अंडरटेकिंग्स ऑफ द गवर्नमेंट आर कवर्ड, लोकल अथॉरिटी एंड गवर्नमेंटल एजेंसीज आर कवर्ड, कि उनको टीडीएस का कंप्लायंस करना पड़ता है। तो ये लोग आके बोल रहे हैं कि सर मैंने माना कि मैं रजिस्टर्ड हूं सर, लेकिन मैं ना सिर्फ टीडीएस के लिए रजिस्टर हुआ हूं, मैं टैक्सेबल सप्लाई नहीं करता। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट एंड अंडरस्टैंड दैट दे आर नॉट मेकिंग एनी टैक्सेबल सप्लाई, वो ओनली एंड ओनली टीडीएस के लिए यहाँ पे रजिस्टर हुए हैं। तो प्लीज मुझे छोड़ दो। उन्होंने निर्मला ताई ने बोला इनको छोड़ देते, उस केस में एफसीएम लगेगा। एंड सेकंड, जब ये हमारा जीटीए खुद कहता है कि मुझे एफसीएम के अंदर जाना है, सर क्यों जाएगा वो भला? हो सकता है उसको 12% का रेट लेके आईटीसी लेना है, इट्स फाइन, ही कैन गो फॉर इट। ये मैंने जस्ट रेट्स का रेफरेंस दिया, आप इसको रीड कर सकते हो कि अगर वो 12% का रेट लेता है तो उसको आईटीसी मिलता है, तो उसके बिजनेस के कैलकुलेशंस के हिसाब से ही वांट्स द आईटीसी एंड देन ही विल गो फॉर द एफसीएम मैकेनिज्म। वो आरसीएम में नहीं जाएगा, क्योंकि आरसीएम में फिर 5% का रेट लगता है, और एफसीएम में भी अगर वो चाहे तो बिना आईटीसी 5% जा सकता है। इट्स हिज ओन बिजनेस डिसीजन, बराबर। तो एफसीएम में जाने के लिए ही हैज टू एक्सरसाइज दिस पर्टिकुलर ऑप्शन, जहां पे वो जीएसटी पोर्टल पे जाके बोलेगा कि भैया मैं एफसीएम के अंदर जाना चाहता हूं। अपार्ट फ्रॉम दैट उसको इनवॉइस के ऊपर इस चीज का डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि हेलो सुनो, लॉ के हिसाब से आपके ऊपर आरसीएम लगने वाला था, बट मैंने ये आरसीएम को छोड़ के एफसीएम का ऑप्शन एक्सरसाइज किया है। उसको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। पता है क्यों? क्योंकि इफ आई एम अ रेसिपिएंट हु इज
falling under RCM category. So what is my proof? What is my proof that okay, it's legal to not follow RCM? वो बोलेगा फोन पे कि नहीं मैंने तो एफसीएम में गया हूं, दैट इज नॉट अ वैलिड प्रूफ. मुझे इनवॉइस के ऊपर डिस्क्लोजर दो, टैक्स इनवॉइस के ऊपर डिस्क्लोजर दो कि जीटीए बोलेगा कि हाँ भैया मैं एफसीएम के अंदर जा रहा हूं तो तू आरसीएम मत कर. दिस इज माई प्रूफ, दिस डिक्लेरेशन इज माई प्रूफ दैट ओके आरसीएम करने का जरूरत नहीं है. ठीक है. और मैं फिर से बता रहा हूं, रेसिपिएंट का मतलब हमेशा समझते हुए चलना. रेसिपिएंट का मतलब होता है द पर्सन हु इज लायबल टू पे द कंसिडरेशन. लायबल टू पे मतलब उसका ऑब्लिगेशन था. 2 क्लॉज 93 ऑफ सीजीएसटी एक्ट. बराबर. चलो सर आगे बढ़ते हैं. अब बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही डाउट्स भरा ये सेशन रहता है कि सर लीगल हमें समझ में नहीं आता. मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं अगले 15 से 20 मिनट में मैं आपको लीगल का एग्जेम्पशन प्लस आरसीएम दोनों बढ़िया तरीके से लिंक करते हुए चलूंगा और आपको कुछ एग्जांपल्स भी कराऊंगा. चलो सर, तो रेडी हो इस पर्टिकुलर चैलेंज के लिए? हाँ सर, हम बहुत ही बढ़िया तरीके से रेडी है. आप आगे बढ़िए. आइए फिर हम आपको पहले लेके चलते हैं एग्जेम्पशंस के ऊपर, क्योंकि द क्वेश्चन नंबर 1 आई नीड टू अंडरस्टैंड इज वेदर जीएसटी इज एप्लीकेबल और नॉट, देन द क्वेश्चन ऑफ आरसीएम एफसीएम विल कम. अब जैसे समझा रहा हूं वैसे तरीके से सुनते जाना. लीगल सर्विसेज में मैं पहले सबसे पहले बात करूंगा आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की. आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में भी जज की तरह ही लोग काम करते हैं, तो इट कैन बी अ सोर ट्रिब्यूनल, इट कैन बी अ पैनल ऑफ द इनको बोलते हैं आर्बिट्रेटर्स. तो ये आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो अवार्ड एक एलोकेट करते हैं, एक अवार्ड अनाउंस करते हैं, सो दिस इज जस्ट लाइक अ कोर्ट बट स्पेसिफिक नेम है आपका आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल. तो अगर ये अपनी सर्विसेज दे रहा है इन 3 लोगों को, देन द जीएसटी इज एग्जेम्प्ट. पहला, नॉन बिजनेस एंटिटी. अब सर बिजनेस एंटिटी का मतलब होता है एनीवन हु इज कैरिंग आउट बिजनेस. इट कैन बी एन इंडिविजुअल, इट कैन बी अ कंपनी, फर्म, एलएलपी, फलाना कोई भी हो सकता है. तो अगर वो बिजनेस ही नहीं कर रहा तो एग्जेम्प्ट. सेकेंड, बिजनेस एंटिटी जिसका लास्ट ईयर टर्नओवर इज लेस देन द रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड. प्लीज पे अटेंशन, द मीनिंग, ये जो मैंने वर्ड यूज किया यहाँ पे, जो लाइन यूज करी है, लास्ट ईयर टर्नओवर लेस देन रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड, दिस डज नॉट मीन इट इज रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड. मैं आपको ये क्लियरली बता दूं, बहुत बच्चे ऐसे समझते हैं कि इसका मतलब ही अनरजिस्टर्ड है. नहीं बेटा जी, ये टर्नओवर का क्राइटेरिया इज नॉट लिंक टू रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड. Registered, unregistered is dependent on a lot of factors. It is possible that an entity's turnover is less than the threshold, but still it is registered, and it is possible that the turnover is more than the threshold, but it is unregistered. तो इसको समझना इसी तरीके से जैसे समझा रहा हूं. प्यार से मेरे डिस्कशन में मैं इसको स्मॉल बिजनेस एंटिटी बोलूंगा. दिस इज नॉट अ लीगल टर्म, ओनली फॉर द पर्पज ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग. और अगर टर्नओवर ज्यादा रही तो मैं उसको प्यार से बोलूंगा बड़ी बिजनेस एंटिटी, बिग बिजनेस एंटिटी. तो पहला क्या हुआ, नॉन बिजनेस एंटिटी, दूसरा छोटी बिजनेस एंटिटी, और तीसरा गवर्नमेंट. अब गवर्नमेंट के अंदर मैं एवरी पॉसिबल एस्पेक्ट ऑफ गवर्नमेंट लेके चल रहा हूं. मतलब सीजी, एसजी, यूटी, एलए, जीए, जी. क्या सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सीजी, एसजी, यूटीएलए यूनियन टेरिटरी, या फिर सबसे थर्ड लेवल लोकल अथॉरिटी, या फिर गवर्नमेंटल अथॉरिटी और गवर्नमेंटल एंटिटी, मैं उनको भी कवर करते हुए चलूंगा. इसका मतलब हम चैप्टर 4 में समझेंगे. ठीक है. अब बात ध्यान से सुनो, अगर ये सर्विसेज इनको गई तो एग्जेम्प्ट. अब सेकंड में आपको पहले ये करवा, ध्यान से समझना इसमें क्या बोल रहा हूं. पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट, ये क्या है, एक पार्टनरशिप फर्म. इंडिविजुअल एडवोकेट्स इसके अंदर जूनियर भी हो सकते हैं, उसके अंदर सीनियर भी हो सकते हैं, आई डू नॉट केयर. एंड सेकेंड, इंडिविजुअल एडवोकेट एक्सेप्ट सीनियर एडवोकेट, तो प्यार से इसको मैं जूनियर एडवोकेट बोल दूंगा. सर सीनियर एडवोकेट का मतलब क्या होता है? सीनियर एडवोकेट मतलब ही शुड बी डेजिग्नेटेड एज सच बाय द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट. तो आप अपने मर्जी से नहीं बन सकते सीनियर, और आपको क्वेश्चन में ये दिया जाएगा. तो यहां पे मैं बात कर रहा हूं जूनियर एडवोकेट की, एंड मैं बात कर रहा हूं किसकी, फर्म ऑफ एडवोकेट्स की. अब ये किसको लीगल सर्विसेज दे रहे हैं पहले समझेंगे. दिस लिस्ट इज एग्जैक्टली एज अबाउट 1 2 3 विद वन एडिशन. वो एडिशन क्या है? खुद के बिरादरी के लोग, खुद के फ्रेटर्निटी के लोग. कौन है? देखो, एडवोकेट और फर्म ऑफ एडवोकेट्स प्रोवाइडिंग लीगल सर्विसेज. अब एक आपको बात ध्यान रखनी है, क्योंकि आप मेरे से रिवीजन पढ़ के जा रहे हो, लीगल सर्विसेज वर्ड पे भी आपको थोड़ा सा फोकस करना है. बहुत सारे बच्चे इस पे नहीं फोकस करते. लीगल सर्विस मतलब इट इज सम रिप्रेजेंटेशन और एन एडवाइस और समथिंग विथ रिस्पेक्ट टू एनी फील्ड ऑफ लॉ. That field of law can be constitutional law, corporate law, it can be media law, it can be any kind of a law, family law, कुछ भी हो सकता है, बट होना वो लीगल सर्विस चाहिए. तो कल को आपको दिया एक एडवोकेट है, वो एडवोकेट कोई अपने घर के कोई घर की इंटीरियर आर्किटेक्चर की फर्म के रिस्पेक्ट में सर्विस दे रहे हैं, तो वो लीगल सर्विस नहीं होएगा. यहाँ पे भी आपको पकड़ा जा सकता है. फिर मत बोलना आईसीआई मेरे साथ खेल रहा है, आप खेलने मत देना आईसीआई को अपने साथ. ठीक है, हम इतना कंसेप्ट पकड़ के चलेंगे. सो ये आपको समझ में आया. अब सर यहाँ पे आपने सीनियर एडवोकेट को एक्सक्लूड किया. यस, सीनियर एडवोकेट का जो लीगल सर्विसेज का एग्जेम्पशन है वो इन 3 जनों को ही है.
So if you are able to appreciate the difference between these two, there is only one difference, that is this. So now can I interpret that if a senior advocate is providing any legal services to own fraternity people, that is a firm or an advocate, then in that case exemption is not applicable. क्यों? क्योंकि सीनियर एडवोकेट की एग्जेम्पशन तभी है जब वो नॉन बिजनेस एंटिटी, स्मॉल बिजनेस एंटिटी या फिर गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन अगर ये जूनियर एडवोकेट या फिर फर्म होता तो उनकी एग्जेम्पशन है जब वो इन तीनों को प्लस अपने खुद के फ्रेटर्निटी के लोगों को सर्विसेज दे रहे हैं। अच्छा, ये बात समझ में आई, ये आपका कवर हो गया एग्जेम्पशन। अब इसको लिंक करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द आरसीएम एफसीएम। फर्म ऑफ एडवोकेट पहले पढ़ो। फर्म ऑफ एडवोकेट इफ इट इज प्रोवाइडिंग एनी लीगल सर्विसेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू एनी बिजनेस एंटिटी। बट सर हमें ये तो पता नहीं है कि स्मॉल बिजनेस एंटिटी में एग्जेम्पशन है। इन्होंने तो बिजनेस एंटिटी वर्ड यूज किया है, बट अगर ये स्मॉल बिजनेस एंटिटी होती तो मामला एग्जेम्पशन में चला जाता है। यस, इसीलिए मैंने ब्रैकेट में डाला, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, लास्ट ईयर टर्नओवर इज मोर देन थ्रेशोल्ड, क्योंकि उसी केस में एग्जेम्पशन नहीं है एंड आरसीएम के अंदर आ जाता है। सिमिलरली आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल गिविंग सर्विसेज टू बिजनेस एंटिटी, बट सर स्मॉल बिजनेस एंटिटी इज एग्जेम्प्ट, स्मॉल बिजनेस एंटिटी इज एग्जेम्प्ट, तो यस ब्रैकेट में मैंने डाला, क्या डाला देखो ध्यान से, लास्ट ईयर टर्नओवर मोर देन थ्रेशोल्ड। ये तो नॉर्मल है, ये तो इजी है, थोड़ा सा पॉइंट आपको अच्छे से पकड़ना है सीनियर एडवोकेट का। अब देखो क्या बोला, एडवोकेट इंक्लूडिंग सीनियर एडवोकेट, तो आरसीएम एफसीएम में दोनों को साथ में कवर किया और बोला लीगल सर्विसेज टू अ बिजनेस एंटिटी। तो एक एडवोकेट अगर बड़ी बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज दे रहा है, क्योंकि स्मॉल में तो एग्जेम्पशन मिल जाएगा, तो इट इज कवर्ड अंडर आरसीएम। सीनियर एडवोकेट अगर लीगल सर्विसेज दे रहा है किसी बड़ी बिजनेस एंटिटी को, तो वो भी आरसीएम में चला जाएगा। लेकिन इसका मतलब मैं ये कवर करता हूं कि अगर एक सीनियर एडवोकेट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है अपने फ्रेटर्निटी के लोगों को, दैट इज द फर्म और एन एडवोकेट, तो एग्जेम्पशन तो नहीं है और आरसीएम भी नहीं है। आपको ये बात पकड़नी पड़ेगी, रिवीजन है फिर भी रिपीट कर रहा हूं क्योंकि मुझे चाहिए आपका कंसेप्ट। सुनो फिर से, सीनियर एडवोकेट लीगल सर्विसेज दे रहा है एडवोकेट या फिर फर्म को, इसकी बात नहीं कर रहा मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं ये फोर्थ वाले कैटेगरी की, मैं इस वाले कैटेगरी की बात कर रहा हूं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा। तो उस केस में हमने बोला कि एग्जेम्पशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सीनियर एडवोकेट में सिर्फ 3 एग्जेम्पशन दी, फोर्थ वाली मिसिंग है जो फर्म वाली है या एडवोकेट वाली है जो यहां पे है, और वो वाली चीज यहां पे भी कवर्ड नहीं है, आरसीएम में भी कवर्ड नहीं है। तो कैन आई कंक्लूड दैट इट इज अंडर टैक्सेबिलिटी एंड अंडर एफसीएम। अब इसको छोड़ के आपको एक क्वेरी आ सकता है कि सर मैं उस फर्म या एडवोकेट को भी तो बिजनेस एंटिटी मान लूंगा ना और आरसीएम लगा दूंगा। यस इट इज पॉसिबल, बट आईसीए का ऐसा सवाल नहीं है, तो मैं बोलूंगा आप इसको अलग अलग ही मानो, क्योंकि जब लॉ इसको अलग अलग लिख सकता है, लॉ लिखते वक्त इनको अलग अलग लिख सकता है, तो फिर हम भी इसको अलग अलग मान सकते हैं। बट यस डाउट इज वैलिड। तो कैन आई से दैट इफ अ सीनियर एडवोकेट इज प्रोवाइडिंग लीगल सर्विसेज टू अ फर्म और एडवोकेट, इट इज टैक्सेबल, इट इज टैक्सेबल एंड दैट टू अंडर एफसीएम। तो जो बड़े एडवोकेट्स हैं वो अपना जीएसटी का कंप्लायंस कर सकते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। क्यों ना मैं आपको बढ़िया तरीके से एग्जांपल भी बता दूं, एक दो जो मैंने क्लास के प्यारे प्यारे बच्चों को करवाए थे, फटाफट से सुनते जाओ। ये है सीनियर एडवोकेट्स, ठीक है, और ये मैंने अलग अलग एग्जांपल्स लिए, सुनो। सीनियर एडवोकेट ने एक लीगल सर्विस दी है नॉन बिजनेस एंटिटी को, इसको मैं नॉर्मल इंसान मान रहा हूं, नॉन बिजनेस एंटिटी, तो उस केस में एग्जेम्पशन है, सो नो क्वेश्चन ऑफ आरसीएम। सीनियर एडवोकेट ने लीगल सर्विसेज दी है सीनियर एडवोकेट को, सीनियर एडवोकेट ने लीगल सर्विसेज दी है जूनियर एडवोकेट को, ये मेरे रियल बड़े भैया है जो एडवोकेट ही है, तो वो भी सीनियर नहीं है, तो ये जूनियर एडवोकेट बन जाएंगे। या फिर थर्ड केस में सीनियर एडवोकेट ने लीगल सर्विसेज दी है फर्म को। तो सर आपने अभी तो बताया कि जब एक सीनियर एडवोकेट अपने ही फ्रेटर्निटी के लोगों को प्रोवाइड करता है, तो इन दैट केस जीएसटी इज एप्लीकेबल, एंड जस्ट नाउ वी सॉ दैट आरसीएम इज आल्सो नॉट एप्लीकेबल, सो एफसीएम। एंड नेक्स्ट, अगर एक जूनियर एडवोकेट लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करता है सीनियर एडवोकेट को, तो यहां पे एग्जेम्पशन मिल जाएगा। क्यों एग्जेम्पशन मिलेगा? क्योंकि सर फोर्थ, ये देखो, ये देखो आप फटाफट से, इन केस ऑफ नॉर्मल जूनियर एडवोकेट फोर्थ वाला एग्जेम्पशन यहां पे है। तो नाउ कवर दिस एग्जांपल, जूनियर एडवोकेट टू सीनियर एडवोकेट इज एग्जेम्प्ट, बट सीनियर एडवोकेट टू जूनियर एडवोकेट और सीनियर एडवोकेट टू फर्म नॉट एग्जेम्प्ट प्लस एफसीएम। इससे ज्यादा आपको रिवीजन में कोई नहीं बताएगा, ठीक है, अच्छे से क्लियर है। चलो सर फिर आगे बढ़ते। स्पॉन्सरशिप, मार्क दिस एज वन ऑफ द एरियाज जहां पे आप मिस्टेक करोगे और पेपर में हाईली टेस्टेबल है। सप्लायर कैन बी एनी पर्सन। सर इससे पहले स्पॉन्सरशिप समझा दो, हमें कंफ्यूजन होता है। अरे कंफ्यूजन क्या होता है, सुनो। मेरे घर के पास एक आरडब्ल्यूए का
RWA रेसिडेंट एसोसिएशन का एक क्रिकेट मैच होने वाला है, ठीक है, ये ग्राउंड है। मैं गया अपने घर के पास जेप्टो के पास गया, बोला जेप्टो प्लीज पे मी 5 लाख रुपीज, और मैं सारे इस मैच के यहाँ पे जो बॉर्डर लाइन होती है वहां पे जेप्टो जेप्टो लिखवा दूंगा। तो आपने मुझे कुछ पेमेंट दिया, मैंने आपको कुछ प्रोवाइड किया, तो आई एम द सर्विस प्रोवाइडर एंड यू आर द सर्विस रिसीवर। अरे रिसीवर है ना, तो तूने पे किया ना मेरे को, अमाउंट तूने पे किया, सिंपल ना। जो अमाउंट पे करता है वो सर्विस रेसिपिएंट होता है, बिकॉज ही इज अवेलिंग द सर्विस एंड आई एम गिविंग हिम दिस सर्विस ऑफ एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन, सिंपल। तो सर्विस प्रोवाइडर का स्टेटस इज इररिलेवेंट, आप यहां पर मार्क कर सकते हो। हर एक सब्जेक्ट के लिए एक छोटी डायरी बननी चाहिए जिसके अंदर 40-50 स्पेशल पॉइंट्स आते हैं। ये वो पॉइंट है जो आप गलती करोगे। तो एनी पर्सन इज प्रोवाइडिंग स्पॉन्सरशिप टू बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म। तो कंपनी आ गई, प्राइवेट, पब्लिक, एलएलपी और पार्टनरशिप फर्म इसके अंदर कवर हो गए। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, यही दोनों यहाँ पे कवर्ड है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली सब जगह इट विल बी लोकेटेड इन टीटी, मतलब टैक्सेबल टेरिटरी, क्योंकि इंडिया में नहीं होएगा तो फिर ये ऑब्वियसली उसको मार्जिन के अंदर नहीं डालेंगे। अब सुनना, गवर्नमेंट सर्विसेज के रिस्पेक्ट में जो पॉइंट्स आते हैं उसको मैं चैप्टर 4 में ही बताता हूँ, क्लास में भी चैप्टर 4 में ही बताता हूँ, तो मैं आपको भी चैप्टर 4 में बताऊंगा, क्योंकि बहुत डिटेल चार्ट बनता है, कहीं ना कहीं इस चैप्टर से आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो उस चैप्टर में आपको पूरा मैं एग्जामिशन भी बताऊंगा, उसमें मैं आपको आरसीएम एफसीएम का लिंक भी दूंगा और बहुत प्यारे तरीके से समझाऊंगा। तो सिर्फ 5 और ये 5A वाली आप अभी छोड़ दो, आगे आ जाओ। प्रॉपर्टी ऑन रेंट। अब सर प्रॉपर्टी ऑन रेंट की बात करने से पहले अपन जरा करते हैं कि एग्जेम्पशन किधर है, क्योंकि वहां पे भी एक अमेंडमेंट आया है, एंट्री नंबर 12A करके एक ऐड हुई है। तो पहले हम नॉर्मल बात करते हैं जो पुराने टाइम पे एक एंट्री होती थी, एंट्री नंबर 12। इसमें बेसिकली 3 कंडीशन है, क्या? पहला कि आपका जो प्रॉपर्टी रेंट पे जा रहा है वो रेसिडेंशियल ड्वेलिंग होना चाहिए। दूसरा, रेंट किसके लिए जा रहा है, रेंट पे किस पर्पस के लिए जा रहा है, यूज एज रेसिडेंस के लिए जा रहा है। और तीसरा, स्टेटस ऑफ रेसिपिएंट आपका अनरजिस्टर्ड होना चाहिए। सर अगर ये दोनों पूरा हुआ लेकिन इसके अंदर द रेसिपिएंट मतलब ही इज द टेनेंट, तो अगर टेनेंट अपना रजिस्टर्ड हुआ तो क्या मामला यहीं पे खत्म हो जाएगा, मतलब एग्जेम्पशन हाथ से चला जाएगा? नहीं, अगर रजिस्टर्ड पर्सन है तब भी आप एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हो, लेकिन उसके लिए 2 कंडीशन मांगता है। पहला कंडीशन कि यू शुड बी अ प्रोप्राइटर ऑफ अ प्रोप्राइटरशिप कंसर्न, मतलब आपकी खुद की सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस है, आप कंपनी और फर्म में नहीं हो, एंड यू अवेल दैट रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर योर पर्सनल कैपेसिटी, तो आप वहां से बिजनेस नहीं करने वाले, एंड रेंटिंग शुड बी ऑन योर ओन अकाउंट, नॉट ऑफ द प्रोप्राइटरशिप कंसर्न। तो सिंपल सी बात, अगर आप रजिस्टर्ड हो तो आप ठीक है, आपका एक सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस है, आपका ऑफिस अलग है, आप ये अपने साथ अपने फैमिली के साथ रहने वाले हो, अपने पर्सनल रेसिडेंस के लिए यूज कर रहे हो, यहां से आप बिजनेस नहीं करते, आप माल यहाँ पे नहीं लाते, आप रेंट भी अपने पर्सनल अकाउंट से, सेविंग्स अकाउंट से पे करते हो, तो दैट विल बी योर अकाउंट, यू विल बी यूजिंग दैट फॉर योर पर्सनल कंसर्न, नॉट फॉर द प्रोप्राइटरशिप। तो इन दैट केस वी विल गिव यू द एग्जेम्पशन। बात समझ में आई? सर सप्लायर का स्टेटस यहाँ पे रेलिवेंट है क्या? बिल्कुल भी नहीं। सप्लायर का स्टेटस यहाँ पे रजिस्टर्ड भी हो सकता है, अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है, गवर्नमेंट भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंडीशन सिर्फ 3, रेसिडेंशियल हाउस मतलब शॉप वगैरह नहीं है, पता चले मैं बोलूं कि आप शॉप दे दो, मैं शॉप में रहना स्टार्ट कर दूंगा, नो, इट शुड बी अ फ्लैट और सम काइंड ऑफ अ बंगलो, तो इट शुड बी अ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, यूज एज रेसिडेंस, और ये वाला स्टेटस आपका क्लियर, ठीक है। अब एक चीज समझना, इस बार जो अमेंडमेंट आई है, उन्होंने बोला कि ये एंट्री नंबर 12 हम एकोमोडेशन इन हॉस्टल, कैंप्स, पीजी, स्टूडेंट रेसिडेंसेस वहां पे आपको नहीं देंगे। अब सर क्यों नहीं देंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे ना कमर्शियल एलिमेंट इन्वॉल्व हो चुका है। जब आप पीजी पे रहते हो तो माना वो रेसिडेंशियल ड्वेलिंग है, माना वहां पे लोग आके पर्सनल रेसिडेंस के लिए यूज कर रहे हैं और वो लोग भी अनरजिस्टर्ड होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कमर्शियल एलिमेंट इन्वॉल्व है कि आप एक फ्लैट में 4-4 लोगों को दे रहे हो, और उसके लिए हम आपको अलग से एंट्री देंगे, एंट्री नंबर 12A, आप उसमें क्लेम करो। और वहां पे उन्होंने ट्विन कंडीशन लगाई कि आपका रेंट बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, और दूसरा आप मिनिमम 90 डेज के लिए उनको रेंट पे देते हो, तो वहां पे आप आपको एग्जेम्पशन दे देंगे। और पीजी के केस में ये चीज पूरी हो जाएगी बहुत सारे केसेस में, तो ऐसा नहीं है कि एग्जेम्पशन हाथ से चला जाएगा। सो सी, एकोमोडेशन सर्विसेज अप टू 20,000 पर पर्सन पर मंथ। 4 लॉन्डे मैंने अपने फ्लैट में डाल रखी है कि भाई कॉलेज गोइंग के बच्चे हैं, चलो उन 4 बच्चों को रेंट पे दे दिया फ्लैट, एक से ले रहा हूं 15,000, तो 15,000 पर मंथ पर मेंबर, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। 15 इंटू 4 की मेरी कमाई है, मुझे टोटल नहीं चेक करना है, मुझे चेक करना है पर पर्सन। और सर मैं उनको ऐसा नहीं कि 1 महीने के बाद निकाल रहा हूं, नो, मिनिमम 90 डेज, मोटा मोटा 3 महीना तो रहते ही है ना यार, वो रहते ही है। तो रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है कि आपका एग्जेम्पशन चला जाएगा, दे विल स्टे फॉर मिनिमम 90 कंटिन्यूअस डेज।
तो ऐसा नहीं कि वो आ रहे हैं फिर छोड़ के चले गए, 6 महीना कहीं और रह के आए, ऐसा नहीं, लगातार 90 डेज। और बीच में ऑब्वियसली 1-2 दिन इधर उधर गए वो चलेगा, बट यस आपने उसको जो दिया है फ्लैट, आपने उसको फ्लैट का पोजीशन दिया है वो 90 मिनिमम डेज के लिए दिया है। ठीक है, अब इसको लिंक करते हैं आरसीएम से। एनी पर्सन रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड प्रोवाइडिंग द सर्विस बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग टू एनी रजिस्टर्ड पर्सन। समझो इस बात को। पहली बात, आरसीएम एफसीएम वाला जो कंसेप्ट है, इट डज नॉट केयर अबाउट पर्पस ऑफ रेंटिंग, इट डज नॉट केयर अबाउट पर्पस ऑफ रेंट, इट जस्ट केयर्स अबाउट रेसिडेंशियल ड्वेलिंग। अब आपको एंट्री नंबर 12 चेक करके आनी है। अगर एंट्री नंबर 12 में आपको एग्जेम्पशन मिला तो यहां तक बात आएगी नहीं, लेकिन वहां पे एग्जेम्पशन नहीं मिला तो यहां पे आप चेक करना कि द पर्सन हु इज द टेनेंट ही शुड बी अ रजिस्टर्ड पर्सन। सर रजिस्टर्ड पर्सन क्यों लिखा? क्योंकि बेटा जी अगर ये अनरजिस्टर्ड पर्सन हुआ तो वी ऑलरेडी नो इट इज श्योर शॉर्ट एग्जेम्प्ट। रजिस्टर्ड पर्सन हुआ तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या उसने कंडीशन कंप्लाई करी सोल प्रोप्राइटरशिप वाली, वो हुई तो वहां पे एग्जेम्प्ट, लेकिन अगर नहीं कर पाया तो टैक्स लगेगा, और वो जो टैक्स लगेगा फिर वो आरसीएम के अंडर लगेगा। रिपीट कर रहा हूं, सप्लायर है, मैं सप्लायर मतलब कौन है? मैं ओनर हूं, मेरा फ्लैट रेसिडेंशियल फ्लैट है, रेसिडेंशियल पर्पस के लिए मैंने अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे दिया। इट इज नॉट अ पीजी, इट इज नॉट हॉस्टल और कैंप, नॉर्मली फैमिली आके रहती है तो वो तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। रजिस्टर्ड है तो मुझे चेक करना पड़ेगा प्रोप्राइटरशिप वाली कंडीशन, अगर वो कंडीशन कंप्लाई कर गया, वो पर्सनल पर्पस के लिए ले रहा है तो अगेन एग्जेम्पशन हो जाएगा, नहीं तो फिर आरसीएम के अंदर टैक्स लगेगा। यही बात मैंने शायद यहां पे भी लिंक कर रखी है। ये देखो कि इफ नॉट, अगर ये कंडीशन ये रजिस्टर्ड पर्सन पूरा नहीं कर पाया तो फिर आरसीएम के अंदर टैक्स लग जाएगा। चीजें समझ में आ रही है? हाँ सर आ रही है। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरे इन्होंने क्या बोला, अनरजिस्टर्ड पर्सन इज प्रोवाइडिंग द रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन रेसिडेंशियल ड्वेलिंग। अभी किसकी बात कर रहा है? कमर्शियल प्रॉपर्टीज की बात कर रहा है। अभी कमर्शियल प्रॉपर्टीज की बात कर रहा है। सर मुझे एक बात बताइए, क्या ये वाला एकोमोडेशन कमर्शियल प्रॉपर्टी में हो सकता है? आंसर इज यस। ये कमर्शियल भी हो सकता है, ये रेसिडेंशियल भी हो सकता है, क्योंकि यहां पे वो टाइप ऑफ प्रॉपर्टी पे कमेंट नहीं कर रहा, वो यहाँ पे टाइप ऑफ प्रॉपर्टी पे कमेंट नहीं कर रहा, वो सिर्फ बोलता है तुम इतना पैसा लेना और तुम यहाँ पे मिनिमम 90 डेज लेना। वो तो मैंने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए लिंक करवाया कि ये वाला नॉन एप्लीकेबिलिटी के लिए हम इसका बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन ये अपने आप में सिर्फ इसको बेनिफिट नहीं दे रहा, वो बाकी चीजों को भी दे रहा है। तो कल को अगर मैं होटल में चला जाऊं या लॉज में चला जाऊं तो दे आर ऑल्सो गिविंग मी अकोमोडेशन, एंड इफ आई स्टे फॉर लेट्स से 4 मंथ्स, या वो एयरबीएनबी में 4 मंथ्स रहता हूं और 18,000 पर मंथ पे करता हूं, मतलब नॉट मोर देन 20, तो क्या मैं वहां पे एग्जेम्पशन नहीं क्लेम कर सकता? बिल्कुल क्लेम कर सकता हूं। अब उस कमर्शियल प्रॉपर्टीज में, जैसे एयरबीएनबी का होटल, लेकिन एयरबीएनबी का तो यार रेसिडेंशियल भी हो जाता है, आप समझो कोई होटल है या लॉज है, तो वो कमर्शियल प्रॉपर्टीज के केस में आरसीएम कब लगेगा? जब सप्लायर अनरजिस्टर्ड रहेगा। तो अनलाइक अबाउ, हियर इट डज मैटर, हियर इट डज मैटर दैट व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द सप्लायर और रेसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन। सर अनरजिस्टर्ड हुआ तो एफसीएम ही लगेगा। आपको बात समझ में आई? एक बार फटाफट से मैं आपको इसका लिंक करा दूं। हाँ सर एक बार लिंक करा दे तो मजा ही आ जाएगा। सुनो, मैंने यहां पे बच्चों को कराया था क्लास वाले। सी, एंट्री नंबर 12 क्या कहता है एग्जेम्पशन का? सप्लायर कोई भी हो, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड गवर्नमेंट कोई भी हो, आपको देखना है रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, रेसिडेंशियल पर्पस। रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड हुआ तो मामला खत्म, टाटा दी एंड, एग्जेम्पशन में चला जाएगा। रजिस्टर्ड हुआ तो आपको कंडीशन चेक करना पड़ेगा पर्सनल अकाउंट का, अगर वो पूरा हो गया तो यहाँ पे भी एग्जेम्पशन में चला जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी यहाँ पे। लेकिन अगर वो नहीं हुआ, मतलब पर्सनल कंडीशन वाली कंप्लायंस उसने नहीं करी, तो टैक्स लगेगा एट द रेट ऑफ आरसीएम। एक चीज और ध्यान रखना, whenever there is the issue of RCM and FCM, first see whether the item is exempt or not। मतलब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं एंट्री नंबर 12 और एंट्री नंबर 12A की। अब 12A ने मुझे क्या बोला? सिंपल सी बात, अगर आपका जो प्रॉपर्टी है वो कोई भी हो, 12A में द प्रॉपर्टी कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी अ कमर्शियल प्रॉपर्टी, इट कैन बी अ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। आप इन दोनों ही केसेस में सिर्फ आप चेक करो कि आप अमाउंट लेस देन 20,000 चार्ज कर रहे हो पर पर्सन पर मंथ, एंड आप ये चेक करो कि मिनिमम 90 कंटिन्यूअस डेज के लिए हो रहा है क्या। तो ऐसे टाइप का एकोमोडेशन हम आपको यहां से एग्जेम्प्ट कर देंगे। और अगर ये कंडीशन पूरी नहीं हुई और टैक्स लग गया तो फिर आप चेक करो आरसीएम एफसीएम।
और आरसीएम एफसीएम के लिए फिर आपको दोनों कंडीशन चेक करनी पड़ेंगी, क्योंकि ऊपर वाला लगता है रेसिडेंशियल के लिए और नीचे वाला लगता है कमर्शियल के लिए। ये वाला लगता है रेसिडेंशियल के लिए और ये वाला लगता है कमर्शियल के लिए। आपको ये दोनों अलग अलग चेक करना पड़ेगा। तो आपको प्रॉपर्टी के टाइप से एनालिसिस स्टार्ट करना है, फिर चेक करना है कि एग्जेम्पशन है या नहीं, और फिर चेक करना है आपको ये दोनों है या नहीं। अब इसका कॉमन चार्ट मत बनाने की कोशिश करना, कंफ्यूजन हो जाएगा बहुत। यू अप्लाई योर माइंड, फर्स्ट एग्जेम्पशन, सेकेंड आरसीएम एफसीएम। आरसीएम एफसीएम में आपके पास दो अलग अलग एंट्रीज है, पहला रेसिडेंशियल के लिए, दूसरा कमर्शियल के लिए। एकोमोडेशन वाली बात जो है वो दोनों के लिए लग सकती है, एकोमोडेशन वाली कंडीशन दोनों के लिए लग सकती है वहां पे, क्योंकि कंडीशन इज ऑन द अमाउंट यू आर चार्जिंग एंड द नंबर ऑफ डेज यू आर गिविंग इट फॉर। तो अगर रेसिडेंशियल हुआ तो आप यहां पे देखो, आप लगा सकते हो क्या, और नहीं तो फिर आप यहां देखो। बात समझ में आई? और जब मैं आरसीएम एफसीएम की बात करता हूं ना, तो मैं पर्पस ऑफ रेंट की बात नहीं करता, मैं टाइप ऑफ प्रॉपर्टी की बात करता हूं। दिस इज अ रेसिडेंशियल फ्लैट बट दिस डज नॉट कमेंट ऑन द रेसिडेंशियल पर्पस और नॉट। वो बात आपको एग्जेम्पशन में एनालाइज करनी है, उसको थोड़ा सा आपको अच्छे से एक बार दोबारा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मैंने इसके क्लास में आई थिंक एग्जांपल तो अलग से नहीं कराए थे, बट मैंने इसका ये देखो एक छोटा सा यहाँ पे चार्ट बनाया मैंने, और रेसिडेंशियल ड्वेलिंग का अदर देन रेसिडेंशियल। तो अदर देन रेसिडेंशियल के लिए क्या आप एंट्री नंबर 12 यूज कर सकते हो? आंसर इज नो। तो आप एंट्री नंबर 12 ए यूज करना, आप एंट्री नंबर 12 ए यूज करना, और उसकी अगर ट्विन कंडीशन पूरी हुई तो ठीक, नहीं तो टैक्स लग जाएगा। लेकिन टैक्स लगाते हो तो आप चेक करना अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड है तो ही आरसीएम लग रहा है। इज इट क्लियर? और अगर सर रेसिडेंशियल फ्लैट हुआ, रेसिडेंशियल फ्लैट में फिर आपका आरसीएम एफसीएम में इट डज नॉट मैटर द सप्लायर इज अनरजिस्टर्ड और रजिस्टर्ड, बस रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है, तो अदर देन रेसिडेंस वाले में आपका जो आरसीएम एफसीएम का एनालिसिस इट कैन बी पॉसिबल ऑन द रेसिडेंशियल फ्लैट एज वेल, इन विच द सप्लायर कैन बी एनीवन, रेसिडेंशियल फ्लैट है, ड्वेलिंग है, एंड द रेसिपिएंट इज अनरजिस्टर्ड, सॉरी रजिस्टर्ड। क्लियर है बात आपको? ओके, ये बहुत ज्यादा ओवर एनालिसिस हो जाएगा, आप YouTube को एक बार पॉज करके करवा सकते हो कि क्लास में हमने ये और डिटेल में लिया था, रिवीजन में इसकी जरूरत नहीं है, बट आप एक बार इसको रिव्यू कर लो, यू कैन जस्ट रिव्यू इट इफ यू वांट। क्लियर है ना? इसको फटाफट से आप एक बार रिव्यू कर लो, वीडियो को पॉज करके मैं आगे बढ़ रहा हूं। आई थिंक सफिशिएंट एनालिसिस हो गया है। ठीक है, चल आईसीआई के सवाल इतने डिटेल नहीं आएंगे, डोंट वरी। चल आ जाओ, टीडीआर एफएसआई लीज। अब ये क्या होता है? ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स होते हैं, फ्लोर स्पेस इंडेक्स होता है, लीज होती है। लीज में यहाँ पे लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, 30 इयर्स की। तो सिंपल सी बात है, रियल एस्टेट का केस है, रियल एस्टेट इंडस्ट्री का केस है। मैं कोई भी हूं, आई कैन बी एनी पर्सन, मैं इन तीन चीजों को ट्रांसफर कर रहा हूं। तो आई एम गिविंग दिस सर्विस ऑफ ट्रांसफर ऑफ द राइट्स टू अ प्रोमोटर, दैट इज डीएलएफ। तो इसमें भी आपको चेक करना है कि एग्जेम्पशन है या नहीं। एग्जेम्प्ट कब होता है बता देता हूँ। एग्जेम्पशन तब होता है जब ये सारा ट्रांसफर होने के बाद जो फ्लैट्स वगैरह बनेंगे ना, if they are sold before that completion certificate or first occupation, मतलब वो वाला कंसेप्ट लगा हुआ, if they are sold before the completion, इसका मतलब वहां पे जीएसटी भर रहे होंगे, बिकॉज इट इज सोल्ड बिफोर। आफ्टर होता तो फिर वो कंस्ट्रक्शन में नहीं आता, तो इन दैट केस जीएसटी मिल गया, तो अब हम यहाँ पे आपको एग्जेम्पशन दे देंगे। लेकिन अगर ये कंडीशन पूरी नहीं हुई तो जीएसटी लग जाएगा। लेकिन कितने पे लगेगा? इस वैल्यू में। अगर आपका केस है अफोर्डेबल हाउसिंग का, दैट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, वो गवर्नमेंट गाइडलाइंस के हिसाब से होता है, अफोर्डेबल और अदर देन अफोर्डेबल। तो अफोर्डेबल के केस में आपका 1% ऑफ द वैल्यू टैक्स में चला जाएगा, और अदर वाले में आपका 5% ऑफ द वैल्यू टैक्स में चला जाएगा। तो लेट्स से अगर ये ट्रांसफर हुआ है 100 लाख का, तो 100 लाख का 1% और 5%, और उसके ऊपर प्रोमोटर विल पे द जीएसटी अंडर आरसीएम। नॉट दैट इंपॉर्टेंट बट यू शुड नो। सर्विसेज बाय डायरेक्टर, अगर डायरेक्टर एम्प्लॉय हुआ तो क्या ये आरसीएम एफसीएम की बात उठेगी? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय तो शेड्यूल नंबर 3 में क्लेम कर लेगा अपना नॉन सप्लाई, प्रोवाइडेड द सर्विसेज आर इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो अगर डायरेक्टर ने कोई सर्विस दी एंड ही इज नॉट एन एम्प्लॉय बट प्रोवाइडेड द सर्विसेज शुड बी अदर देन इन पर्सनल कैपेसिटी। अदर देन इन पर्सनल मतलब ये ऑफिशियल वाली हम ड्यूटीज की बात कर रहे हैं। तो इन दैट केस द कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट विल पे द टैक्स अंडर आरसीएम। और अगर पर्सनल लेवल पे कुछ काम हुआ, जैसे इसका घर का बिजनेस है कंस्ट्रक्शन का, तो उसने कोई कंस्ट्रक्शन सर्विस प्रोवाइड करी, तो वहां पे एफसीएम ही लगेगा। क्लियर? नेक्स्ट, इंश्योरेंस एजेंट। इंश्योरेंस एजेंट इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू अ लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस कंपनी, तो ये आरसीएम के अंदर टैक्स पे करेगी, इसके अंदर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सिमिलरली रिकवरी एजेंट, रिकवरी एजेंट मतलब अगर लोन लिया तो चुकाना पड़ेगा, नहीं चुकाया तो डंडा पड़ेगा। तो डंडा मारने के लिए जो रिकवरी एजेंट आते हैं, आपको धमकाने के लिए आते हैं,
ठीक है, ये जो धमकाने के लिए आते हैं, तो ये जो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं उस बैंक को दे रहे हैं, उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एनबीएफसी बजाज फाइनेंस फलाना को दे रहे हैं, तो ये लोग इसके ऊपर जीएसटी पे करेंगे। ठीक, तो ये दोनों तो काफी सिंपल है, रिकवरी एजेंट और इंश्योरेंस एजेंट। तो यहाँ पे इट डज नॉट मैटर व्हाट इज द स्टेटस, यहाँ पे मैंने फिगर बनाई है, बट स्टेटस डज नॉट मैटर, आप लिख सकते हो यहाँ पे स्टेटस डज नॉट मैटर, स्टेटस डज नॉट मैटर, जस्ट फॉर मोर क्लैरिटी। म्यूजिक इंडस्ट्री, सर आपको वो गाना याद है, एक गर्म चाय की प्याली हो, किसने गाया? सर अनु मलिक ने गाया। अब अनु मलिक कहता है कि ये गाना मेरा है, इसके ऊपर मेरा कॉपीराइट है, ये मेरा ओरिजिनल वर्क है। तो एक टर्म होता है ओरिजिनल वर्क, और इसके रिस्पेक्ट में आप कॉपीराइट ले सकते हो। तो इसने कॉपीराइट लिया हुआ है, हु इज ही? कोई म्यूजिक कंपोजर है, फोटोग्राफर है, आर्टिस्ट है, और लाइक मतलब क्रिएटिव इंडस्ट्री के लोग हैं। तो क्रिएटिव इंडस्ट्री के जो लोग होते हैं वो अपने ओरिजिनल वर्क के ऊपर, ड्रामेटिक हो, म्यूजिकल हो, आर्टिस्टिक हो, इसके ऊपर अपना कॉपीराइट लेते हैं। तो आपको अगर वो यूज करना है तो आपको कॉपीराइट उनसे लेना पड़ेगा, आपको लाइसेंसी बनना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर इस चीज का ट्रांसफर होता है, ये लोग उसका कॉपीराइट ट्रांसफर करते हैं किसको? म्यूजिक कंपनी, प्रोड्यूसर और एनीवन लाइक कोई भी और कंपोजर वगैरह हो गया, वो लोकेटेड इन इंडिया है, तो उस केस में टैक्स लग जाएगा अंडर आरसीएम। तो कल को भूषण कुमार जी आए, उन्होंने बोला हमें ये यूज करना है गरम चाय की प्याली हो नए वाले रीमेक में, तो ठीक है, वो कहता है कि मैं आपको ये ट्रांसफर कर दूंगा कॉपीराइट, इसका मुझे 10 लाख रुपए दो। इस 10 लाख के ऊपर भूषण कुमार जी इसके ऊपर आरसीएम के अंदर पे करेंगे। अब कल को चेतन भगत है ऑथर, चेतन भगत ने अपनी बुक लिखी है, तो इसका वर्क क्या क्या कहलाता है? ओरिजिनल लिटरेरी वर्क। तो इट कैन बी अ ड्रामेटिक, म्यूजिकल, आर्टिस्टिक और लिटरेरी। लिटरली वाली बात हम अलग से पढ़ेंगे, पता है क्यों? क्योंकि इन दिस केस देयर इज एन ऑप्शन विद द ऑथर टू गो अंडर एफसीएम मैकेनिज्म। तो लेट्स अंडरस्टैंड। अब इस केस में द कंसेप्ट इज सेम, he has the copyright over the original literary work which is being transferred to a publisher in taxable territory, let's say HarperCollins। तो उसका जो भी अमाउंट होगा उसके ऊपर जीएसटी आरसीएम के अंदर लग जाएगा बाय द पब्लिशर। बट यहाँ पे फर्क क्या आता है, हमने इसको और इसको अलग क्यों किया? बिकॉज इन द ऑथर केस देयर इज एन ऑप्शन दैट ही कैन पे द टैक्स अंडर एफसीएम। उसके लिए उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि मैं एफसीएम के अंदर जाना चाहता हूं, एंड ही विल कंप्लाई विद ऑल द प्रोविजंस एज इफ ही इज अ नॉर्मल सप्लायर। तो ये जीटीए की तरह बन जाता है कि जीटीए की तरह ही यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है एफसीएम के अंदर जाने का। लेकिन एक फर्क जीटीए से ये है कि इसके ऊपर एक कंडीशन लगा दी कि तुम 1 ईयर तक लॉक इन में रहोगे, 1 ईयर तक ये ऑप्शन विड्रॉ नहीं कर सकते। पता चले तुमने ऑप्शन लिया, तुम्हें रिग्रेट हो रहा है, तुम बोलते हो यार ये तो बहुत काम आ गया, नहीं, 1 साल चुपचाप आप एफसीएम के अंदर जाओगे। एंड सिमिलरली इनवॉइस में डिक्लेरेशन दे देना, ताकि दिस विल एक्ट एज अ प्रूफ टू दिस HarperCollins टू एंश्योर कि हाँ भाई हम आरसीएम के अंदर नहीं जाएंगे तो चलेगा, क्योंकि डिक्लेरेशन आ चुका है। ठीक है, ऑर्गेनाइज ओवरसीइंग कमिटी एक होती है आरबीआई की, जिसके अंदर हाईली क्वालिफाइड लोग होते हैं जो एडवाइस वगैरह करते हैं, कुछ हाई लेवल ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर करते हैं, वो अपना कंसल्टेंसी का अमाउंट इनसे लेते हैं और उसके ऊपर जीएसटी आरबीआई पे करता है। और जो आरबीआई की सर्विसेज होती है उसके ऊपर तो नॉर्मल एफसीएम लगता है। हम मानते हैं आरबीआई जीएसटी का कंप्लायंस कर सकता है। क्लियर? नेक्स्ट है आपका डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। डायरेक्ट सेलिंग एजेंट क्या है? ये आपके बैंक वगैरह को या एनबीएफसी के जो प्रोडक्ट्स है उनको बिकवाने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, इंडिविजुअल की ही बात कर रही है। सो इट डज नॉट कवर एनी बॉडी कॉर्पोरेट फर्म एलएलपी फलाना। तो दिस अगेन नीड्स टू गो इन योर पॉइंट। 3 टोटल सर्विसेज है जहां पे मैं देखता हूं बच्चे गलती करते हैं। एक है स्पॉन्सरशिप, एक है डायरेक्ट सेलिंग एजेंट और एक है आपका सिक्योरिटी सर्विसेज। यहां पे आपकी गलतियां होती है, प्लीज मत करना। तो इंडिविजुअल डीसीए सर्विसेज किसको दी जा रही है? कोई बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी, जैसे फॉर एग्जांपल एचडीएफसी। ठीक है, तो ये बैंक्स के प्रोडक्ट वगैरह को बिकवाने में हेल्प करता है। उसका एक स्पेसिफिक नाम होता है डीएसए, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। तो यहाँ पे आपको स्टेटस थोड़ा सा ध्यान रखना है, इंडिविजुअल डीएसए। स्पॉन्सरशिप वाले में एनी पर्सन, और नीचे आएगा सिक्योरिटी अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। तो हियर इंडिविजुअल भी हो सकता है, हियर एचयूएफ भी हो सकता है, हियर पार्टनरशिप फर्म इज ऑल्सो पॉसिबल। तो ये 3 पॉइंट्स प्लीज आप अपनी डायरी में डाल। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बीएफ और बीसी की। सर बीएफ और बीसी की जो बात है ना, अपन थोड़ा सा पहले समझेंगे। दीज आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद द बैंकिंग इंडस्ट्री, दे हेल्प यू टू सेल द प्रोडक्ट्स। बट सर फिर भी इसको अलग अलग क्यों हमने क्लासिफाई किया? क्योंकि इनके टेक्निकल रेगुलेशंस अलग होती है, क्लासिफिकेशन अलग अलग होता है। तो अब ज्यादा हम बैंकिंग इंडस्ट्री को नहीं जानेंगे, हमारा रेलिवेंस नहीं है। मेरा रेलिवेंस है आपको ये बताना कि दोनों में से जीएसटी का इंप्लीकेशन क्या रहेगा। उससे पहले मैं आपको इसका एक फील फैक्टर दूंगा। क्लास में हमने 11 जनवरी को क्लास ली थी, तो वहां पे समझाया था, आपको भी वहीं से समझाया जाएगा। पे अटेंशन, फील फैक्टर समझेंगे। सर फील फैक्टर होता है जो आपको कंसेप्ट पकड़ने में हेल्प करता है। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट इज मोर एक्टिवली इन्वॉल्व इन द बिजनेस, बिजनेस फैसिलिटेटर इज कंपैरेटिवली लेस इन्वॉल्व। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स की ड्यूटीज ज्यादा रहती है, वो पैसा भी ज्यादा कमाता है, वो इन्वॉल्व भी ज्यादा है।
लेकिन बिजनेस फैसिलिटेटर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। दीज कंसेप्ट्स आर रेलिवेंट टू बैंकिंग एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री फॉर द पर्पज ऑफ ग्रोथ। तो मुझे जाहिर सी बात बताओ, हम रिलीफ ऑफ आरसीएम किसको देंगे? रिलीफ ऑफ आरसीएम मतलब हम उसको बोलेंगे कि भाई तू टैक्स में मत पे कर, तेरा जो बैंक वगैरह है, तेरा जो इंश्योरेंस कंपनी है जिसको तू सर्विसेज दे रहा है, उससे हम टैक्स पे करवा देंगे। सो दिस बेनिफिट आई विल गिव टू द बिजनेस फैसिलिटेटर, बिकॉज सर वो इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है, वो छोटे लेवल पे काम कर रहा है, कॉरेस्पॉन्डेंट ज्यादा इन्वॉल्व है। तो वी विल गिव यू द आरसीएम बेनिफिट, यू आर नाउ फ्री फ्रॉम द जीएसटी कंप्लायंस। ठीक है, अब इससे पहले अपने को यह समझना है कि सर एग्जेम्पशन कहां है, क्योंकि एग्जेम्पशन अगर मिल गया तो फिर इसकी बात उठेगी नहीं। तो आइए पहले बीएफ और बीसी में एग्जेम्पशन समझ लेते हैं। रूरल एरिया के रिस्पेक्ट में, चाहे वो बैंकिंग क्यों ना हो, चाहे वो इंश्योरेंस ही क्यों ना हो, द सर्विसेज आर एग्जेम्प्ट। बैंकिंग के केस में इन रूरल एरिया, एजेंट और इंटरमीडियरी ऑफ अ बीएफबीसी इज आल्सो एग्जेम्प्ट। इन अदर वर्ड्स, रूरल एरिया, बीएफबीसी, बैंकिंग, इंश्योरेंस एग्जेम्प्ट। रूरल एरिया, बैंकिंग, एजेंट एग्जेम्प्ट। रूरल एरिया, इंश्योरेंस, एजेंट और इंटरमीडियरी ऑफ बीएफबीसी नॉट एग्जेम्प्ट। देखो, बैंकिंग कंपनी को बीएफ या बीसी ने सर्विसेज दी रूरल एरिया के रिस्पेक्ट में, एग्जेम्प्ट। बैंकिंग कंपनी सर्विसेज दी इंटरमीडियरी और एजेंट, मतलब ये फर्दर काम कर रहा है बीएफबीसी के लिए, दिस इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट, ये भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये वाला जो एग्जेम्पशन है इंटरमीडियरी का, ये इंश्योरेंस सेक्टर में हम नहीं लेते, रूरल एरिया में भी। और सर अगर ये अर्बन हो जाए तो फिर सारा टैक्स हो जाएगा। अब इसको आरसीएम से लिंक करते हैं विद अंडरस्टैंडिंग ऑफ फील्ड फैक्टर। इफ इट इज नॉट अ रूरल एरिया देन इट विल बी टैक्सेबल। इफ इट इज द केस ऑफ बीएफ, बैंक को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है सर, लेट्स अंडरस्टैंड द फील फैक्टर। आपने बताया था बीएफ जो है ना वो ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है तो उसको बेनिफिट देना है, तो इसके अंदर आरसीएम लग जाएगा। और अगर ये बीसी हुआ तो सर बीसी हुआ तो आपने बताया था ना बीसी को बेनिफिट नहीं देना, वो तो नॉर्मली बिजनेस कर रहा है, अच्छा खासा इन्वॉल्व है, ही इज अ नॉर्मल बिजनेसमैन, तो इसके अंदर लगेगा नॉर्मल एफसीएम, कोई रिलीफ नहीं होगा। और सर एक और बात, अगर एक एजेंट है बीएफ का, वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है बीएफ को अर्बन एरिया, नॉट एग्जेम्प्ट, नॉट एग्जेम्प्ट, तो इस केस में आरसीएम लगेगा या एफसीएम? सोच के चलना। बिजनेस फैसिलिटेटर को बेनिफिट देना है, बिजनेस फैसिलिटेटर ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है, सिमिलरली एजेंट ऑफ बीएफ भी ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है, तो इस केस में हम लगाएंगे नॉर्मल फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, क्योंकि दोनों ही ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है, तो नॉर्मल बिजनेस में तो एफसीएम लगता है ना, तो एजेंट ऑफ बीएफ विल ओनली पे, क्योंकि ये नॉर्मल है, मैं इसको भी नहीं पकड़ूंगा, मैं इसको भी नहीं, तो उस केस में अगर जीएसटी एप्लीकेबल हो गया तो फिर एजेंट को ही पे करना है, क्योंकि फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, ये तो बिजनेस कर रहा है ना, तो नॉर्मल आप पे करो। और अगर यही बात हो जाए एजेंट ऑफ बीसी टू बीसी, तो बीसी तू टैक्स पे करता है ना, तू इन्वॉल्व है ना, तो एजेंट को क्यों पकड़ना है, तू टैक्स पे कर अंडर आरसीएम। तो देखो, इफ इट इज नॉट अ रूरल एरिया एंड बीएफ इज द प्रोवाइडर, बिजनेस फैसिलिटेटर इज द प्रोवाइडर, तो उसको नहीं पकड़ना, तो बैंक को पकड़ते आरसीएम के अंदर। लेकिन अगर बीसी है तो फिर एफसीएम, क्यों? क्योंकि तू टैक्स पे कर सकता है। लेट्स कवर फ्रॉम हियर एज वेल। बीएफ टू बैंक कंपनी सर्विसेज अंडर आरसीएम, क्योंकि ये तो बेचारा ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है। एजेंट ऑफ बीसी टू बीसी, बीसी टैक्स पे करेगा, क्यों? क्योंकि सर तुम तो इन्वॉल्व हो ना, तो तुम्हारे एजेंट को क्यों पकड़े? फील फैक्टर समझ आ गया? कुछ एग्जांपल्स क्लास में कराए थे, वो फटाफट से आपको भी दिखा देता हूं, कंसेप्ट में और मजा आएगा। हाँ सर, हमें भी कराओ। अज्यूमिंग जीएसटी इज एप्लीकेबल, एग्जामिन द आरसीएम इन एफसीएम। जब मैं बोलता हूं जीएसटी इज एप्लीकेबल, इसका मतलब ये अर्बन एरिया का होगा या फिर इंश्योरेंस के रूरल एरिया में एजेंट का केस होगा। तो लेट्स से बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट इज गिविंग सर्विसेज टू द एचडीएफसी, तो भाई बीसी तो नॉर्मल टैक्स पे कर, आरसीएम में नहीं जाएगा, एफसीएम लगेगा। बीएफ टू बैंक आरसीएम में चला जाएगा। एजेंट ऑफ बीसी टू बीसी, बीसी तो टैक्स पे करता ही है ना, तो आरसीएम के अंदर टैक्स पे कर। और एजेंट ऑफ बीएफ टू बीएफ, अभी भी मैंने आपको बताया ये दोनों ही छोटे मेरे लिए, तो जब नॉर्मल ट्रांजैक्शन है, किसी को बेनिफिट नहीं देना, तो एफसीएम लग जाता है। सिमिलरली देखो, बैंकिंग के केस में मैंने बताया आपको आरसीएम एफसीएम का एनालिसिस करना था, इंक्लूडिंग द एग्जेम्पशन एनालिसिस। फटाफट से देखते जाओ। बीसी ने सर्विसेज प्रोवाइड करी विद रिस्पेक्ट टू रूरल, एग्जेम्प्ट। बीएफ ने सर्विसेज प्रोवाइड करी विद रिस्पेक्ट टू रूरल, एग्जेम्प्ट। एजेंट ऑफ बीएफबीसी ने प्रोवाइड करी सर्विसेज विद रिस्पेक्ट टू रूरल, एग्जेम्प्ट, हेंस नो क्वेश्चन ऑफ आरसीएम एफसीएम। बीएफ ने सर्विसेज प्रोवाइड करी विद रिस्पेक्ट टू अर्बन, टैक्स लगेगा, और क्योंकि बीएफ छोटा आदमी है, आरसीएम के अंदर टैक्स लगेगा। और एजेंट ऑफ बीसी ने सर्विसेज प्रोवाइड करी तो टैक्स लगेगा, अगेन अंडर आरसीएम, क्योंकि सर
बीसी तो नॉर्मल टैक्स पे करता है, तो एजेंट को क्यों पकड़ना है, और अर्बन है। समझ में आया। और सिमिलरली इंश्योरेंस सेक्टर में जाते हैं, रूरल के केस में बीसी टू इंश्योरेंस कंपनीज एग्जेम्प्ट, सिमिलरली अगर ये अर्बन हो जाए तो टैक्स लगेगा, और किसमें, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, क्योंकि इट इज बीसी। देखो इंश्योरेंस और बैंकिंग के आरसीएम एफसीएम में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ इतना फर्क है एग्जेम्पशन वाले में कि रूरल एरिया के केस में एजेंट को एग्जेम्पशन नहीं मिलता इंश्योरेंस सेक्टर में। तो अगला देखो, रूरल एरिया एजेंट नो एग्जेम्पशन, टैक्स लगेगा, टैक्स लगेगा। और क्योंकि बीसी टू एजेंट और बीसी टू बीसी है तो ये आरसीएम में चला जाएगा। और अर्बन के केस में बीएफ टू इंश्योरेंस कंपनी आरसीएम, क्यों, क्योंकि सर ये तो अर्बन है ना, तो टैक्स तो लगना ही था, एग्जेम्पशन तो नहीं मिलनी थी, और बीएफ छोटा आदमी है तो इंश्योरेंस कंपनी कैन पे टैक्स। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था ये, मैंने आपको हर तरीके से रिवाइज कराने की कोशिश करी है। चलो आगे बढ़ते हैं। सिक्योरिटी सर्विसेज, पे अटेंशन, एनी पर्सन अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ये कंपनी नहीं है, ये फॉरेन कंपनी नहीं है, और ये एलएलपी नहीं है, इसको छोड़ के कोई भी और हो, इफ दे आर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज ऑफ सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल, जैसे शेरा, शेरा पता है ना, सलमान खान का बॉडीगार्ड, तो उसको प्रोवाइड किया है, किसको, रजिस्टर्ड पर्सन को। अब यहाँ पे आप पेपर में इस तरीके से नहीं सोच सकते कि इस कंपनी का टर्नओवर पिछले साल का थ्रेशोल्ड से ज्यादा होगा, नो, आई एम यूजिंग द वर्ड रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब इसके पास जीएसटी है। तो प्लीज ये अगेन वन ऑफ द मिस्टेक एरियाज है। एंड आरसीएम इज नॉट एप्लीकेबल, फर्स्ट केस सेम एज जीटीए, दैट द रेसिपिएंट इज अ government department which has taken registration only for the TDS compliance and it itself does not have any taxable supply. Second, if you are paying under composition scheme, मतलब रजिस्टर्ड तो है लेकिन उसमें कॉम्पोजिशन लेवी, कॉम्पोजिशन स्कीम में गया है, जो मैं आपको अगला सेक्शन 10 कराऊंगा। ये वाला बेनिफिट जीटीए वाले में नहीं था, जीटीए के नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ आरसीएम में नहीं था। और तीसरा इररिलेवेंट है क्योंकि अनरजिस्टर्ड बोल दिया, वो तो ऑब्वियसली ना, मैंने रजिस्टर्ड बोला है तो अनरजिस्टर्ड तो आरसीएम नहीं लगेगा। क्लियर, ओके। तो प्लीज ये वाला लर्न कर लेना अच्छे से। मोटर व्हीकल ऑन रेंट, बहुत सिंपल तरीके से बता दो, आपने मोटर व्हीकल रेंट पे दिए, मैं कौन से मोटर व्हीकल की बात कर रहा हूं, पैसेंजर वाली, मैं पैसेंजर वाली की बात कर रहा हूं, मैं गुड्स की बात नहीं कर रहा। ओके, अब इससे 3 चेक्स लगते हैं, चेक नंबर 1, चेक नंबर 2, चेक नंबर 3। अगर तीनों ही चेक्स पास हुए तो आरसीएम लगेगा, वरना एफसीएम लगेगा। सर मोटर व्हीकल ऑन रेंट का मतलब क्या होता है, आपने गाड़ी रेसिपिएंट के हाथ में दे दी। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन गिविंग मोटर व्हीकल ऑन रेंट एंड गिविंग द सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, दोनों में फर्क है। अगर मैं अपनी गाड़ी चला रहा हूं और मैं बोलता हूं कि 8 बजे मैं यहां से किसी को पिक कर सकता हूं, और ये गाड़ी का मेरा रूट मैंने डिसाइड किया हुआ है दिल्ली से गुड़गांव का, आप आके बैठ जाना, मेरे को इतने पैसे दे देना, दिस इज नॉट मोटर व्हीकल ऑन रेंट, दिस इज अ ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। ठीक है। चेक नंबर 1, जीएसटी रेट इज 5%। सर अगर उसको 12% लेना है और फुल आईटीसी में जाना है तो वो उसको एफसीएम के अंदर ही कंटिन्यू करेगा, वो आरसीएम के अंदर नहीं आएगा। तो चेक नंबर 1 इज द रेट विल बी 5%, सो ही विल हैव अ रेस्ट्रिक्टेड आईटीसी, ही विल हैव अ रेस्ट्रिक्टेड आईटीसी। अभी आईटीसी कंडीशंस आपको लर्न करने की अभी जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना लर्न करो कि आरसीएम के अंदर रेट जाएगा 5%। दूसरा चेक जाएगा सप्लायर का स्टेटस क्या है। अगर सप्लायर खुद एक बॉडी कॉर्पोरेट है, मतलब एक कंपनी है या फिर एक एलएलपी है, तो फिर वही उसके अंदर पे करेगा, हम आरसीएम के अंदर क्यों जाएंगे। तो इन दैट केस यहां से मामला खत्म हो जाएगा, एफसीएम में चला जाएगा। सर सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, अभी भी मैं ये नहीं बोल सकता कि इट इज आरसीएम, मुझे चेक करना पड़ेगा रेसिपिएंट कौन है। अगर रेसिपिएंट अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है तो बेचारा उसको थोड़ी फंसाऊंगा, एफसीएम। एंड अगर बॉडी कॉर्पोरेट है, अब देखना, इफ आई पे अटेंशन, कहानी है इतनी, अगर ये सारे लेफ्ट साइड के चेक्स पूरे हुए तो आरसीएम लगेगा। एंड व्हाट आर दिस चेक्स, चेक नंबर 1 इज रेट लगेगा 5%, चेक नंबर 2 इज सप्लायर इज अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, एंड चेक नंबर 3 इज द रेसिपिएंट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। तो बहुत लॉजिकल केस बन रहा है कि 5% का रेट लगने वाला है, सप्लायर छोटा है, मतलब छोटा मतलब कोई फर्म वगैरह खोल रखी है, इंडिविजुअल एचयूएफ है, कंपनी एलएलपी नहीं है, और तुम जो रेसिपिएंट हो तुम कंपनी एलएलपी हो, तो तुम पे कर दो टैक्स, तो फिर आरसीएम लग जाएगा। तीनों में से कहीं पे अगर कहानी फिसल गई तो फिर सर एफसीएम में जाएगा। 2 बातें मैंने आपको बता दी, इट इज मोटर व्हीकल, आई एम टॉकिंग अबाउट द पैसेंजर केस, एंड सेकंड कॉस्ट ऑफ फ्यूल शुड बी इंक्लूडेड इन द कंसीडरेशन। अब ये थोड़ा सा प्रोसीजरल पॉइंट है, इसका डायरेक्ट एप्लीकेबिलिटी आपसे नहीं पूछी जाएगी, ये सवाल में दिया होगा, नहीं होगा तो आप इसका एक अजम्पशन नोट बना के डाल देना कि जो भी मैं चार्ज कर रहा हूं मैं उससे फ्यूल का अलग से उसको नहीं भरना, मैं उससे फ्यूल भी ले रहा हूं। ठीक है। नेक्स्ट एसएलएस, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, सिक्योरिटीज लेंडिंग स्कीम, चैप्टर 1 में बताया था कि आरसीएम लगता है तो बोरोर इसके ऊपर टैक्स पे करेगा। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट आरसीएम अंडर आईजीएसटी, whatever above I covered, that is everything covered in the IGST as well.
तो ऊपर वाला कोई भी ट्रांजैक्शन इंटर नेचर में चला गया तो आईजीएसटी आरसीएम में लग जाएगा, लेकिन एक और सर्विस मुझे यहाँ पे कवर करनी पड़ेगी, इंपोर्ट की, क्योंकि इंपोर्ट वाली बात इंटर में ही आती है, इंट्रा में नहीं आती, तो मुझे अलग से कवर करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट में क्या होता है, द सप्लायर इज इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी एंड द सर्विस रेसिपिएंट इज इन इंडिया, बट इन्होंने ब्रैकेट में डाला अदर देन नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट। ऐसा क्यों डाला सर? ऐसा इसलिए डाला क्योंकि बहुत ही लॉजिकल है। व्हाट डू मीन बाय नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट? नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट का मतलब होता है अनरजिस्टर्ड पर्सन हु इज अवेलिंग ओइडार सर्विस। ओइडार सर्विस होती है वो सर्विसेज जो आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू प्रोवाइड करी जा रही है एंड विदाउट आईटी वो प्रोवाइड नहीं करी जा सकती। और सर अनरजिस्टर्ड क्यों? आप उसका एग्जांपल दो और बताओ इसका रेलेवेंस क्या है। सपोज एक यूके की बुक पब्लिशिंग कंपनी है, वहां से मैं एक स्टूडेंट हूं, लेट्स से मैं सीए फाइनल का स्टूडेंट हूं और मैं अनरजिस्टर्ड हूं, तो रात को मुझे ये बुक अच्छी लगी, मैंने इसको परचेज किया ऑनलाइन, तो दिस इज एन ई बुक, मैं उसको किंडल विंडल पे रीड कर रहा हूं। अब दिस इज एन इंपोर्ट ऑफ सर्विस बिकॉज ओइडर सर्विस इज बीइंग ऑब्टेन्ड बाय मी एंड एज पर सेक्शन नंबर 13 प्लेस ऑफ सप्लाई, ये प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में फिक्स हो जाएगा, तो दिस इज एन इंपोर्ट ऑफ सर्विस। एक्सपोर्ट इंपोर्ट की डेफिनेशन अभी हमने नहीं करी, बट सुन लो क्योंकि आपको रिवीजन कर रहे हो ना, तो यू शुड बी नोइंग इट। इंपोर्ट ऑफ सर्विस की 3 कंडीशन होती है, रेसिपिएंट इन इंडिया, सप्लायर आउटसाइड इंडिया एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इन इंडिया। सप्लायर आउटसाइड इंडिया, रेसिपिएंट इन इंडिया एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई इन इंडिया। तो क्या ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस हुआ? हाँ सर। क्या ये इसके अंदर फॉल करा? यस। अब बताओ कितना इलॉजिकल होगा अगर तुम मेरे जैसे अनरजिस्टर्ड आदमी को बोलोगे कि टैक्स में रजिस्ट्रेशन लो और जीएसटी का पेमेंट करो। तो इसलिए उन्होंने बोला नहीं सर ये तो बहुत इलॉजिकल हो जाएगा, तो इस केस में एफसीएम ही लगता है, इनको आके पे करना पड़ेगा। हेंस मैंने ब्रैकेट में डलवाया, मतलब एक एक्सेप्शन क्रिएट करवाया कि यस अदर देन नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट। लेकिन सर अगर ये अनरजिस्टर्ड की जगह कोई रजिस्टर्ड कंपनी होती, लेट्स से रिलायंस इंडस्ट्रीज, कोई ओइडार सर्विस है, बुक नहीं, कोई ओइडार सर्विस है विच इज ऑब्टेन्ड बाय रिलायंस, तो देन इट इज अ नॉर्मल, then this is not a non-taxable online recipient, then in that case normal RCM will apply। ठीक है, समझ में आया आपको? चलो अब आरसीएम के रिस्पेक्ट में कुछ बातें आपको फटाफट से रिवाइज करा देता हूं जो अलग अलग चैप्टर से लिंक्ड है। इफ सप्लायर इज एंगेज्ड ओनली इन आरसीएम सप्लाईज ही डज नॉट नीड रजिस्ट्रेशन। मैं सप्लायर हूं लेट्स से जीटीए सर्विसेज का, मेरे सारे रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड ही होते हैं, तो मेरा सारा का अनरजिस्टर्ड होते हैं नहीं, सारे के सारे रेसिपिएंट वो ऊपर वाले स्पेसिफाइड रेसिपिएंट होते हैं, लेट्स से कंपनी वगैरह। तो यार मेरी टर्नओवर कितनी भी हो, मेरा टैक्स सारा का सारा आरसीएम के अंदर जाता है, मैं एफसीएम का मैकेनिज्म में जाता ही नहीं, मैंने अवेल भी नहीं किया, तो मुझे रजिस्ट्रेशन लेके क्या मिलेगा? सो यू आर एग्जेम्प्ट, यू डोंट नीड रजिस्ट्रेशन। ये सारी बात आपको मिलेगी सेक्शन नंबर 23 में। नेक्स्ट, कैन अ सप्लायर टेक आईटीसी ऑन इनवर्ट सप्लाईज यूज्ड फॉर मेकिंग सप्लाईज ऑन विच आरसीएम अप्लाइज? आंसर इज नो। क्यों? अरे मैं आईटीसी का क्या अचार डालू? मैं आईटीसी का क्या अचार डालू? मैंने आईटीसी में क्यों यूज करता हूं? आउटपुट टैक्स से सेट ऑफ करने के लिए, बट इस केस में आउटपुट टैक्स क्या मैं पे करने वाला हूं? नो, द रेसिपिएंट इज गोइंग टू पे, सो आई एम नॉट अवेल, आई विल नॉट बी एलिजिबल टू क्लेम एनी आईटीसी। नेक्स्ट, if a recipient is liable to pay tax under RCM, he will have to take compulsory registration। Example, एक GTA सर्विस है, it is giving service to A Limited जो नई इनकॉर्पोरेट हुई है, क्या वो GTA के RCM के अंदर फॉल करेगी? यस, RCM के अंदर फॉल करेगी। अब ये कह रही है कि सर मेरी तो टर्नओवर अभी मुश्किल से 1 लाख है, एग्जाम्पल, फर्क नहीं पड़ता, तुझे कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा बिकॉज यू हैव फॉलन अंडर RCM, यू हैव टू कंप्लाई अंडर RCM। तो अब तेरा केस बन जाएगा कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन का। आई विल कवर दिस इन सेक्शन नंबर 24। रेसिपिएंट कैन टेक आईटीसी ऑफ द जीएसटी अंडर आरसीएम। अब ये बात जरा सुन लो, मैं आपको अच्छे से बता देता हूं ये वाली बात, पे अटेंशन। ये है सप्लायर, जीटीए वाला एग्जांपल ही लेते हैं, ठीक है, और ये है रेसिपिएंट। लेट्स से रेसिपिएंट जो है वो एक ए लिमिटेड कंपनी है। मुझे एक बात बताओ, इसके ऊपर जो भी जीएसटी लगेगा वो आरसीएम के अंदर जाएगा, लेकिन इसका आईटीसी कौन लेगा? सर आईटीसी ए लिमिटेड लेगा ना, बिकॉज इट इज स्टिल एन इनवर्ट सप्लाई फॉर हुम? ए लिमिटेड। तो इसका आईटीसी मिलेगा। आंसर इज यस। द ओनली डिफरेंस हियर इज दैट आई एम द वन हु इज पेइंग इट, बट स्टिल इट इज एन इनवर्ट सप्लाई फॉर मी, तो इसका आईटीसी मुझे मिलेगा। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, ये जो आरसीएम का जीएसटी होगा ना, दैट नीड्स टू बी पेड इन कैश, not ITC। I cannot use my existing ITC to pay the liability of RCM। पता है क्यों? सुनना ध्यान से, ITC is utilized for the payment of output tax
and the RCM liability is not my output tax, it is this person's output tax. I am paying as my inward supply. So I cannot use my existing ITC because it is not my output tax. So I will pay in cash, and I will avail its ITC. And that ITC I can use for my own outward supplies. क्या आपको बात समझ में आई? हाँ सर। उसके सिवाय आगे बढ़ते हैं। सर एक छोटा सा सर्कुलर आया, वो सर्कुलर में कुछ बड़ी बात है नहीं, आप सिंपल सुनो। आप अपनी फ्लाइट टिकट कराते हो, फ्लाइट टिकट में चार्जेस के अंदर यू विल बी गिवन टू अमाउंट्स, पैसेंजर सर्विस फी एंड यूजर डेवलपमेंट फी। आपको सिर्फ ये समझना है कि ये आपका जो एयरलाइंस है ना, जैसे विस्तारा, जैसे एग्जांपल विस्तारा, तो ये विस्तारा नहीं चार्ज कर रहा है, वो एयरपोर्ट ऑपरेटर चार्ज कर रहा है, क्योंकि आप एयरपोर्ट फैसिलिटीज यूज करते हो। विस्तारा इज ओनली कलेक्टिंग देम एज अ प्योर एजेंट। व्हाई? बिकॉज ऑफ कन्वीनियंस। इसके लिए बहुत मुश्किल है सबसे कलेक्ट करना, तो वो कहता है कि विस्तारा को आप अपने चार्जेस लगाओगे, वहां पे हमारे ये दोनों ऐड कर देना, तो इट इज कलेक्टिंग एज प्योर एजेंट। तो इस पर्टिकुलर सर्विसेज के रिस्पेक्ट में हु इज द सर्विस प्रोवाइडर? इन दोनों के रिस्पेक्ट में द सर्विस प्रोवाइडर इज द ऑपरेटर, एंड हु इज द रेसिपिएंट? रेसिपिएंट इज द पर्सन लायबल टू पे, दैट इज द पैसेंजर। अगर ये पैसेंजर रजिस्टर्ड है तो उसका आईटीसी भी ले सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, विस्तारा इसके ऊपर जीएसटी नहीं पे करेगा, ये इसके ऊपर जीएसटी पे करेगा, बस यही बात आपको समझनी है। प्योर एजेंट की बातें मैं रूल नंबर 33 में लेके चलूंगा, चैप्टर नंबर 6। तो लेकिन उसका डाउट ये आ सकता है कि सर इसके ऊपर कुछ जीएसटी लगाना है क्या विस्तारा ने? तो आंसर इज नो, विस्तारा इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाएगा, क्योंकि वो प्योर एजेंट है। एयरपोर्ट ऑपरेटर उसके ऊपर जीएसटी लगाएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट विद अवर नेक्स्ट प्रोविजन, कॉम्पोजिशन लेवी। तो थोड़ा सा इसका ब्रीफ ले लेते हैं कि इसके अंदर करना क्या आपको। पे अटेंशन, आ जा भाई स्क्रीन पे। कॉम्पोजिशन लेवी, इसको प्यार से बोलते हैं कॉम्पोजिशन स्कीम। ठीक है, अब इस कॉम्पोजिशन स्कीम में क्या होने वाला है? दिस इज बेसिकली काइंड ऑफ अ रिस्पाइट, काइंड ऑफ अ बेनिफिट फॉर यू, अगर आप एक छोटे टैक्स पेयर हो। सर छोटे मतलब आपकी टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 1.5 CR और 75 लाख इन स्पेशल स्टेट्स। तो स्पेशल स्टेट्स अभी आपको बता दूंगा, 75 लाख। इन नॉर्मल केस इट इज 1.5 CR। अगर आपकी टर्नओवर कौन सी, एग्रीगेट टर्नओवर डज नॉट एक्सीड दैट पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड, देन यू कैन गो इन दिस कॉम्पोजिशन स्कीम। अब उसमें क्या करना होता है, आप जो है सीजीएसटी या एसजीएसटी या ऐसा कुछ चार्ज नहीं करने वाले हो। यू आर नॉट गोइंग टू चार्ज एनी काइंड ऑफ टैक्स फ्रॉम योर कस्टमर। इंस्टेड आप ये कॉम्पोजिशन लेवी करके होता है, जिसके मैं आपको रेट दूंगा 1%, 5%, ये आपको अपनी पॉकेट से पे करना है। तो ये आपका एक्सपेंस बन जाएगा, ये आपका एक्सपेंस बन जाएगा। अब आपको लगेगा कि सर कोई भी पर्सन अपना एक्सपेंस क्यों बनाएगा? बेटा रीजन ये है कि आपको इसके अंदर कंप्लायंस कम करना पड़ता है। आपको नॉर्मल मंथली या क्वार्टरली रिटर्न्स फाइल करनी पड़ती है, यहां पे आपको साल की, पूरे ईयर की, यू जस्ट हैव टू फाइल 5 रिटर्न्स। क्वार्टरली पेमेंट होती है और साल की एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट जाती है। इट इज नॉट नोन एज एनुअल रिटर्न, बिकॉज एनुअल रिटर्न जीएसटी और 9 रहती है, लेकिन यहाँ पे एक साल की एक स्टेटमेंट जाती है, तो मुझे सिर्फ 5 रिटर्न फाइल करनी है। तो आपका अकाउंटिंग का खर्चा, मतलब नॉट डायरेक्टली अकाउंटिंग, बट आपका जो है कंप्लायंस का खर्चा, आपके सीए का खर्चा, रिटर्न्स का खर्चा, वो भी तो कम हो जाएगा। एंड प्लस आपको इतने सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ना ही टैक्स चार्ज करने वाले हो और आप ना ही आईटीसी ले सकते हो। तो बस एक अमाउंट आएगा, ये टर्नओवर पे लगा देना। अब ये टर्नओवर कौन सी लेनी है वो मैं आपको बताता हूं, आप उसका एक परसेंटेज जेब से निकाल के पे कर दो, दैट इज नोन एज योर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, दो टर्म्स होती है, एक होती है एग्रीगेट टर्नओवर और एक होती है टर्नओवर इन अ स्टेट। आपको ये पता है कि वॉट एवर, वेन एवर यू टेक एनी रजिस्ट्रेशन, सो योर जीएसटी रजिस्ट्रेशन is pan based, it is pan based and it is state wise, you know this right? तो अगर मैं दिल्ली से एंड मुंबई से दोनों जगह से अपनी सप्लाई करता हूं, तो मुझे दिल्ली रजिस्ट्रेशन अलग लेना है, मुझे महाराष्ट्र का रजिस्ट्रेशन अलग लेना पड़ेगा, हालांकि मेरा पैन सेम रहेगा। तो अगर आपका पैन चेंज होता है तो रजिस्ट्रेशन चेंज हो जाएगा, आपका स्टेट चेंज होता है तो भी आपका रजिस्ट्रेशन चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब होता है जितने भी आपके ऑल ओवर इंडिया यूनिट्स है, ऑल ओवर इंडिया आपके जितने भी यूनिट्स है, आप उन सब का सम टोटल ले लोगे, सम ऑफ टर्नओवर ले लोगे। दिस इज नोन एज योर एग्रीगेट टर्नओवर। एग्जैक्ट डेफिनेशन मैं बताता हूं, उससे पहले टर्नओवर इन अ स्टेट। अब टर्नओवर इन स्टेट, टर्नओवर इन अ स्टेट का मतलब क्या होता है? आपकी जो पर्टिकुलर यूनिट है, लेट्स से दिल्ली,
लेट्स से महाराष्ट्र, इन पर्टिकुलर यूनिट्स का टर्नओवर इज नोन एज टर्नओवर इन अ स्टेट। मतलब वो दिल्ली की यूनिट कितना सप्लाई मार रही है, कितना सप्लाई कर रही है, कितना टर्नओवर है, दैट इज नोन एज टर्नओवर इन अ स्टेट। तो एग्जांपल, अगर मेरे कंपनी का एक यूनिट दिल्ली में है और एक यूनिट महाराष्ट्र में है और एक यूनिट यूपी में है, तो इसका जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो इन तीनों का टोटल आएगा, लेट्स से 10, 5, 6। तो टोटल एग्रीगेट टर्नओवर जो बनेगा दैट विल बी 10 प्लस 5 प्लस 6। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि सर टर्नओवर इन स्टेट क्या है, तो आपको दिल्ली का अलग निकालना पड़ेगा 10, महाराष्ट्र का अलग निकलेगा 5, यूपी का अलग निकलेगा 6। अब सर इनका यूज का किधर किधर होता है, तो ध्यान से समझना। फॉर वेरी ऑब्वियस एंड लॉजिकल रीजन, aggregate turnover is used whenever we are seeing any eligibilities। सर एलिजिबिलिटीज मतलब जैसे एग्जांपल आपकी कॉम्पोजिशन स्कीम, जैसे आपकी रजिस्ट्रेशन की थ्रेशोल्ड, जहां पे भी मुझे ये चेक करना है कि तू इसके लिए एलिजिबल है या नहीं, तू इसमें आना चाहिए या नहीं, वहां पे भी चेक द एग्रीगेट टर्नओवर। और जब भी टैक्स पेमेंट की बात आती है, अब मुझे बताओ, जब टैक्स पेमेंट की बात आएगी तो मैं ऑल ओवर इंडिया लेवल पे थोड़ी ना टैक्सेस फाइल करूंगा। मेरी जीएसटी की पेमेंट ऑल ओवर इंडिया लेवल पे थोड़ी ना होने वाली है, वो तो स्टेट वाइज होने वाली है, क्योंकि दिल्ली का यूनिट अपना जो जीएसटी है उसके अगेंस्ट अलग रिटर्न फाइल करेगा। सो द पेमेंट हैपेंस एज पर द टर्नओवर इन अ स्टेट। ये इन दोनों का बेसिक मतलब है, इन दोनों का बेसिक डिफरेंस है। सो व्हेनेवर पेमेंट ऑफ टैक्सेस विल हैपन, इट विल हैपन एज पर टर्नओवर इन अ स्टेट। एक बार मैं आपको इसका फटाफट से जो है डेफिनेशन दिखा देता हूं। सी, एग्रीगेट टर्नओवर मींस आपको सारी टर्नओवर लेनी है, एग्जेम, टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल, एक्सपोर्ट, जीरो रेटेड, आपको सब कुछ ले लेना है। ऑल टैक्सेबल सप्लाईज ऑब्वियसली एक्सक्लूडिंग इनवर्ड सप्लाईज ऑन व्हिच टैक्स इज पेबल by the person on RCNQ, because this is the outward supply and this will be included in the aggregate turnover of that person। मेरे लिए तो इनवर्ड सप्लाई है, मैं तो सिर्फ टैक्स पे कर रहा हूं अंडर आरसीएम, सो दिस विल गो इन द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ दैट पर्सन। देन exempt supplies, export, interstate supplies having the same pan, मतलब डिस्टिंक्ट पर्सन। तो आपको सब कुछ ले लेना है। दिल्ली ने महाराष्ट्र यूनिट को दिया तो दिल्ली यूनिट के रिस्पेक्ट में भी वो एग्रीगेट टर्नओवर में आएगा, तो ऑल ओवर इंडिया की लेवल पे भी आएगा। इंटर इंटर जो आप स्टेट फाइल करते हो, इंटर स्टेट आप कोई सप्लाई दे रहे हो, डिस्टिंक्ट पर्सन में पकड़ा जा रहा है, तो वो टोटल भी आपका एग्रीगेट टर्नओवर में जाएगा। तो दिस इज ऑन ऑल इंडिया बेसिस एंड एक्सक्लूड द जीएसटी पोर्शन, क्योंकि उसके ऊपर तो मैं जीएसटी लगाता हूं ना, मतलब आपकी जो टर्नओवर रहती है, सप्लाई रहती है, उस पर जीएसटी लगता है, तो एग्रीगेट टर्नओवर में आपका जीएसटी नहीं आएगा। और जब आप टर्नओवर इन स्टेट की डेफिनेशन एनालाइज करोगे तो आपको लगेगा सब कुछ सेम है, नहीं है, वो हम एक पर्टिकुलर जीएसटी के हिसाब से निकालते हैं। सी, विद इन अ स्टेट और यूटी, बाकी सब कुछ सेम है, बट फोकस इज उस पर्टिकुलर स्टेट और यूटी से। ये वर्ड्स अगर आप देखोगे, विद इन स्टेट, यूटी, बाय टैक्सेबल पर्सन, एक्सपोर्ट, ये सब कुछ कवर करेंगे। दिस इज द मेन एरिया। फ्रॉम द स्टेट और यूनियन टेरिटरी, फ्रॉम मतलब उस पर्टिकुलर जीएसटी से, आप चाहे इंट्रा करो, इंटर करो, एक्सपोर्ट करो, कुछ भी करो, वो सब आपका टर्नओवर इन स्टेट आ जाएगा। बात समझ में आई? तो रजिस्ट्रेशन लिमिट के लिए और कॉम्पोजिशन, दिस इज कॉम्पोजिशन सप्लाई का एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको एग्रीगेट टर्नओवर यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं सर ये कॉम्पोजिशन लेवी में कितने प्रकार है। तो देखना, सबसे पहले आपको पढ़ना है इसके अंदर 10(1) एंड 10(2), और फिर आपको पढ़ना है 10(2)A। तो पुराने टाइम पे ये रहती थी गुड्स के केस में और रेस्टोरेंट सर्विस के केस में, प्लस मैं बोलूंगा मार्जिनल सर्विसेज भी अलाउड है। उसकी एक लिमिट है, सेकंड प्रोविजो में आई विल टीच यू, तो मार्जिनल सर्विसेज भी अलाउड है। और 10(2)A जो है वो सर्विसेज के केस में वो बाद में इंसर्ट करा गया था टू प्रोवाइड रिलीफ टू द सर्विस प्रोवाइडर्स एज वेल, जैसे फॉर एग्जांपल बार्बर हो गया, पेंटर हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, तो ये सब इसके अंदर आ जाएंगे। सर मोटा मोटा इसकी बातें बता दो, सुनो। यहां पे मैं आपको जो रेट्स बताऊंगा वो 3 रेट्स बताऊंगा। यहां पे बताऊंगा आपको एक 1%, 1% और 5%। किसका क्या लेना है अभी बताता हूं, जस्ट आई एम गिविंग यू द ब्रीफ। सर यहाँ पे टर्नओवर की लिमिट कितनी रहेगी, सर वो रहेगी 1.5 CR, और स्पेशल स्टेट्स में 75 लाख, 6-7 स्टेट से वहां पे 75 लाख रहेगी। सर 10(2)A का रेट कितना रहेगा, 6% रहेगा, और टर्नओवर की लिमिट रहेगी 50 लाख। ये आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया। सर ये 10(2) क्या है, 10(2) ना कंडीशंस बताता है। अब क्योंकि 10(2) बाद में आया था, यहाँ पे कंडीशंस इसी सब सेक्शन में डल गई। ठीक है, स्टार्ट करें, फटाफट से आ जाओ सर। कहा गया भाई, आ जाओ।
सो 10.12 गुड्स एंड रेस्टोरेंट सर्विसेज, ये बेसिकली बताता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ 9394 तो द कॉम्पोजिशन स्कीम डज नॉट ओवरराइड आरसीएम। तो अगर इसका इंप्लीकेशन ये है, अगर मैं कॉम्पोजिशन में रजिस्टर्ड हूं और मुझे आरसीएम की सप्लाई आती है तो मुझे आरसीएम के अंदर टैक्स अभी भी पे करना है, ठीक है, बिकॉज आई एम नॉट आई एम नॉट ओवरराइडिंग 9394, आई एम सब्जेक्टिंग माई सेल्फ टू 9394 और बाकी सब ओवररूल हो जाएगा। एलिजिबिलिटी, registered person turnover does not exceed 1.5 CR and 75 lakh, so he may opt to pay this composition levy। जोर जबरदस्ती नहीं है भाई, तेरे ऊपर है, आना है तो आ, वरना भाई कोई बात नहीं, आया तो तेरे को हम वेलकम करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है, इट्स नॉट अ फोर्स ऑन यू। तो आप पे करोगे कॉम्पोजिशन लेवी इंस्टेड ऑफ जीएसटी, इंस्टेड ऑफ जीएसटी, तो आप सीजीएसटी चार्ज नहीं करने वाले। अब रेट समझ लेंगे। मैन्युफैक्चरर अदर देन नोटिफाइड गुड्स, कुछ लिस्ट बताऊंगा आपको गुड्स की, वहां पे कॉम्पोजिशन लेवी नहीं मिलता है। तो मैन्युफैक्चरर के लिए इट इज 1% ऑफ टर्नओवर इन द स्टेट, रेस्टोरेंट सर्विस के लिए इट इज 5% ऑफ टर्नओवर इन द स्टेट, बट ट्रेडर के लिए इट इज 1% ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज इन द स्टेट। फर्क आपको दिख जाएगा, यहाँ पे टैक्सेबल की बात कर रहे हैं, ऊपर में सारों की ऑल द टाइप्स ऑफ सप्लाई विल बी टेकन विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर यूनिट, दैट पर्टिकुलर जीएसटी। सर एक डाउट आया, मैंने कहा पूछो। सर यहाँ पे आपने बोला सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, आईजीएसटी क्यों नहीं? बेटा जी कॉम्पोजिशन स्कीम की अभी मैं आगे कंडीशंस कवर करूंगा, वहां पे इंटरस्टेट सप्लाई अलाउड नहीं होती, तो आईजीएसटी कभी भी नहीं आएगा। तो 0.5 एंड 2.5 ये ऐसे ही आएंगे। अब सुनना, मार्जिनल सर्विसेज अलाउड। कॉम्पोजिशन सप्लायर कहता है कि सर गुड्स के साथ साथ मेरे को क्या बिल्कुल भी सर्विसेज अलाउड नहीं है क्या? क्योंकि कभी कभार गुड्स के साथ में कोई सर्विस देता हूं, मेंटेनेंस सर्विस देता हूं, फलाना देता हूं, तो फिर ये कैसे करेंगे? तो इसीलिए सेकंड प्रोविजो आया, बोला कि आप थोड़ी बहुत सर्विसेज दे सकते हो। फिर थोड़ी बहुत का मतलब क्या? प्लीज टेल मी द एग्जैक्ट लिमिट। प्रीवियस ईयर का टर्नओवर का 10% और 5 लाख रुपीज विच एवर इज हायर। तो लॉ कहता है 5 लाख तक तो मैं आपको देने को रेडी है, आपका टर्नओवर भी छोटा हुआ तो। टर्नओवर ज्यादा हुआ, बड़े आदमी हो, तो पिछले साल के टर्नओवर का 10% तक भी दे देना। बस एक बात ध्यान रखनी है, इस टर्नओवर में इंटरेस्ट और डिस्काउंट जो कि एग्जेम्प्ट होता है, एग्जेम्पशन चैप्टर में हम पढ़ते हैं, वो आपका इंक्लूड नहीं होएगा, ठीक है। लोन एडवांसेस पे इंटरेस्ट डिस्काउंट की इनकम आपके यहाँ पे नहीं आएगी, ठीक है। एग्जांपल देखना तो देख लो, रमेश है, कॉम्पोजिशन डीलर है, पिछले साल का टर्नओवर 70 लाख है, तो इसके लिए वो लिमिट बनेगी 7 लाख बिकॉज हायर ऑफ 7 and 5। सिमिलरली अगर मैं बोलूं उसके लास्ट ईयर के टर्नओवर में 8 लाख रुपीज इंटरेस्ट इनकम था, तो वो मुझे ऐसे एक्सक्लूड करना पड़ेगा, वो बनेगा 6.2 लाख का 10%, मतलब 6.2 लाख और 5 लाख विच एवर इज हायर 6.2। तो इंटरेस्ट और डिस्काउंट आपको हटा देना है। अब ये कुछ कंडीशन है जो आपको एज इट इज समझनी है। फर्स्ट, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 1 ही इज नॉट एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ सर्विसेज। मतलब क्या? सबसेक्शन 1 के अंदर अभी अभी हमने बोला कि मार्जिनल सर्विसेज अलाउड है, उस लिमिट को छोड़ के आप कोई अलग सर्विसेज नहीं दे सकते। नॉट एंगेज्ड इन मेकिंग एनी सप्लाई ऑफ सर्विसेज विच आर नॉट लेवेबल टू टैक्स। नॉन टैक्सेबल सर्विसेज आप कोई दे नहीं रहे हो, यहाँ पे गुड्स भी लिखा है मेरे बुक में, लेकिन ये आपको हटाना है, ठीक है। ये गुड्स नहीं आपको समझना, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, आप यहाँ पे सिर्फ सर्विसेज समझेंगे, बाकी सब ठीक है, ओके। सो सर्विसेज नॉन लेवेबल टू टैक्स, नॉन टैक्सेबल सर्विसेज आप कोई दे नहीं रहे हो, और मैं आपको बता दूं जीएसटी के अंदर कोई नॉन टैक्सेबल सर्विसेज है भी नहीं। पर इन्होंने क्या बोला है, एग्जैक्ट वर्ड यूज किया, नॉट लेवेबल टू टैक्स, तो आप उसको नॉन टैक्सेबल डायरेक्टली मत समझो, नॉन टैक्सेबल सर्विसेज क्योंकि होती नहीं है। नॉन टैक्सेबल गुड्स है हमारे जीएसटी लॉ में, दैट इज वन योर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड सेकंड इज योर अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो ठीक है, आप कोई और सर्विसेज दे भी नहीं रहे ऐसी जिसके ऊपर कोई ऐसा है कि जिसके ऊपर टैक्स ही नहीं लग रहा, बराबर। चल सर ये सर्विसेज तो वैसे भी नहीं दे रहा है ना, नहीं, मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे और कोई मार्जिनल सर्विसेज आप दे सकते हो ना, तो वो ऐसी नहीं होनी चाहिए जो जिसपे टैक्स नहीं लग रहा है, बिकॉज फिर क्या हो जाएगा सर, बी हो जाएगा ना, फिर ए तो आपने कंप्लाई किया लेकिन बी कंप्लाई नहीं हो पाएगा, तो आपको सारी कंडीशंस चेक करनी है। सी, आपका कोई इंटरस्टेट गुड्स या सर्विसेज का सप्लाई नहीं है, परचेज है सारा, सप्लाई की बात कर रहा हूं, सप्लाई इज प्रोहिबिटेड। D, you are not engaged in making any supply of services through ECO which is required to collect tax under section 52. All the ECOs are not required to collect tax. ये एक गलत फहमी होती है स्टूडेंट को कि सर सब ECO कलेक्ट करते हैं, नहीं बेटा जी, कुछ कंडीशंस होती है, कराऊंगा चैप्टर में। सो आप कोई सर्विसेज ऐसी मत देना जो ECO के थ्रू जा रही है, जहां पे आपका TCS कलेक्ट हो रहा है 52 में। गुड्स अलाउड है प्लस उसकी कुछ कंडीशंस है, गुड्स अलाउड है बट उसकी कुछ कंडीशन है, मैं आपको चैप्टर 12 में कराऊंगा। E, you are not a manufacturer of notified goods, गुड्स की लिस्ट नीचे दे रखी है, एंड यू आर नॉट अ CTP और NRTP। CTP और NRTP एक तो अपने आप में एक स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन है, उसके अंदर तुम कॉम्पोजिशन में क्यों जा रहे हो भाई? 10.2 है कॉम्पोजिशन स्कीम, जस्ट लाइक अबाउ, बस इसमें कुछ कंडीशंस चेंज किया और ये देखो, सबसे इंपॉर्टेंट इज द एलिजिबिलिटी कंडीशन।
अ रजिस्टर्ड पर्सन नॉट एलिजिबल टू ऑप्ट टैक्स अंडर सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2। इसका मतलब तूने एक्चुअल में ऑप्ट किया या नहीं किया मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, यू शुड नॉट बी इवन एलिजिबल। तो पर्सन आके आपको कहता है कि सर मैं गुड्स की डीलिंग करता हूं, मार्जिनल सर्विसेज की लिमिट में ही काम करता हूं, लेकिन मुझे 10(2)(a) के अंदर जाना है। नहीं जा सकता भाई, तू एलिजिबल है ना, 10(1) के लिए एलिजिबल है ना, नहीं लिया इससे फर्क नहीं पड़ता, तो तू यहां नहीं आएगा। लिमिट 50 लाख, रेट 6%, ठीक है। और कंडीशंस बिल्कुल वैसी ही है, मिलती जुलती। यहाँ पे बोला ही इज नॉट एंगेज्ड इन मेकिंग एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज नॉट लेबल टू टैक्स। यहाँ पे गुड्स सर्विसेज दोनों बोल दिया, ये लेटेस्ट आया तो उन्होंने गुड्स और सर्विसेज दोनों बोला, ऊपर वाले में सर्विसेज बोला, बट ठीक है, नॉन टैक्सेबल हमें पता है सिर्फ गुड्स ही है। बाकी सेम, आउटवर्ड सप्लाई इंटर लेवल की, मतलब इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई ना गुड्स की ना सर्विसेज की है, ये सेम सर्विसेज थ्रू ईसीओ नहीं होना चाहिए जो कि टीसीएस में जा रहा है। मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स और सर्विसेज नोटिफाइड वो नहीं होनी चाहिए, कुछ गुड्स नोटिफाइड है नीचे करा दूंगा, सीटीपी और एनआरटीपी तो नहीं होना चाहिए। कुछ बातें समझेंगे विद रिस्पेक्ट टू द कॉम्पोजिशन स्कीम। ऑल यूनिट्स विल हैव टू ऑप्ट फॉर द स्कीम। मेरे लेट्स से 3 यूनिट्स हैं, ठीक है, एंड एक दिल्ली में, एक महाराष्ट्र में, एक यूपी में, 2 नॉर्मल में जाना चाहते, एक कॉम्पोजिशन नहीं चलेगा। मेरे पैन के अगेंस्ट जितने भी जीएसटी है, हर एक स्टेट के जितने भी जीएसटी है, या एक स्टेट में मोर देन 1 है, everyone will go under composition if I am eligible. टर्नओवर क्राइटेरिया 1.5 CR नॉर्मल है, 75 लाख इन स्टेट्स के लिए, अरुणाचल, उत्तराखंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा। इसका छोटा सा हमने क्लास में लर्न करा था। सुमन चाय पी रही है, सुमन टी। फर्स्ट क्या आप लर्न कर सकते हो, सिक्किम, यू से उत्तराखंड, ऐसे करके मैंने बनाया था, तो आप लर्न कर सकते हो। सर्विसेज के केस में सारे स्टेट्स में 50 लाख है। कॉम्पोजिशन स्कीम का जो टर्नओवर क्राइटेरिया है वो आपको 2 तरीके से चेक करना है, 2 लेवल चेक करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल द एलिजिबिलिटी, इनिशियल एंट्री आप ले सकते हो अगर प्रीवियस ईयर का जो टर्नओवर है इट डज नॉट एक्सीड द थ्रेशोल्ड, एग्रीगेट टर्नओवर डज नॉट एक्सीड द थ्रेशोल्ड। और करंट ईयर में भी आप तब तक ही रह सकते हो जब तक थ्रेशोल्ड पार नहीं होता, मीनिंग विच नॉर्मल 1.5 CR का लिमिट लेते हैं, पिछले साल का टर्नओवर इज 1.2 CR, तो करंट ईयर में एलिजिबल हूं। लेकिन अगर करंट ईयर में द टर्नओवर एक्सीड्स 1.5 CR, लेट्स से 1.5 CR एक्सीड हुई है ऑन द डेट ऑफ 20th of January, तो 19 तक आप रह सकते हो, 20th से आपकी स्कीम लैप्स हो जाएगी। तो आपको दोनों लेवल पे चेक करना है, पिछला साल और करंट साल। टैक्स एंड आईटीसी मैंने बता दिया, आप टैक्स चार्ज नहीं करोगे, आप आईटीसी भी नहीं लोगे। फॉर डिटर्मिनिंग एलिजिबिलिटी एंड फॉर डिटर्मिनिंग द टैक्स पेबल, इन्होंने कुछ बातें समझाई है। ये 2 बातें जो है ये मैं आपको सीधा एक क्वेश्चन के थ्रू कराऊंगा और उसी में आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। बस आप ये ध्यान रखना, बस एक पॉइंट जो बोल रहा हूं वो ध्यान रखना, इंटरेस्ट डिस्काउंट वाला जो पॉइंट है, दिस इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम बोथ, दिस इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम बोथ। कौन बोथ? एग्रीगेट टर्नओवर दैट इज यूज्ड टू डिटरमिन वेदर कॉम्पोजिशन स्कीम एलिजिबल और नॉट, एंड टर्नओवर विच इज यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स। मतलब एलिजिबिलिटी से भी एंड टर्नओवर जब आप कैलकुलेट करते हो टर्नओवर इन अ स्टेट फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, वहां से भी। बस आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी मैं आपको ये दोनों बातें एक एग्जांपल के थ्रू कराता हूं क्योंकि उसके बिना समझ में आएगा नहीं। रीजंस मैंने आपको बता दिया, कॉम्पोजिशन स्कीम में क्यों जाते हो। आरसीएम सप्लाईज रिसीव किए तो पे करना पड़ेगा क्योंकि उसको मैं ओवरराइड नहीं करता। I will be issuing a bill of supply, not a tax invoice, because I'm not charging tax. In the bill of supply, I need to give a clear disclosure that by I'm a composition taxable person, so I'm not eligible to collect tax from you. Same thing needs to be disclosed at my PPOB and APOB, that is the principal place of business and the additional place of business. ये लिस्ट है गुड्स की, जो आप मैन्युफैक्चर करोगे तो कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा। इसको अच्छे से रीड करना है ताकि क्लिक कर जाए बस पेपर में, रटने की जरूरत नहीं है। आइसक्रीम, एडिबल आइस, वेदर और नॉट कंटेनिंग दैट कोको फ्लेवर। पान मसाला खाते ना, पान मसाला ऐसे करके, तो उसकी बात कर रहे हैं। टोबैको ऐसे करके खाते हैं, वो सब पान मसाला, टोबैको सब उल्टी सीधी चीजें और इन सब में बहुत भारी भरकम रेवेन्यू आता है, ठीक है, तो इनको कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं दिया। एरेटेड वाटर, सोडा, कोल्ड ड्रिंक्स, फ्लाई एश ब्रिक, एग्रीगेट, एश ब्लॉक, ब्रिक्स, बिल्डिंग ब्रिक्स, अर्थिंग, रूफिंग टाइल्स। बट इसमें टाइल्स और ब्रिक्स लर्न कर लेना, एग्जैक्ट नाम लर्न करने की जरूरत नहीं है, ब्रिक्स एंड टाइल्स। अब 2 बातें बस सुन लो। अगर आप रजिस्ट्रेशन में आते आते ही आप कॉम्पोजिशन में जाना चाहते हो तो दिस इज द REG01 फॉर्म दैट यू फाइल, आप उसी में बता देना। लेकिन अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो और कभी आप बाद में जाके कॉम्पोजिशन में आना चाहते हो तो फाइनेंशियल ईयर कमेंसमेंट से पहले, मतलब 31 मार्च तक आपको बता देना, 1 अप्रैल से आप इस स्कीम में आ जाओगे। एक बार आपने एक इंटीमेशन फाइल कर दिया वन ऑफ द यूनिट्स के जीएसटी के थ्रू पोर्टल पे जाके, इट शैल बी अज्यूम कि आपके जितने भी यूनिट्स है ऑन दैट पैन
सबका डीम्ड इंटीमेशन माना जाएगा, सबके सब कॉम्पोजिशन में आ जाएंगे एंड द ऑप्शन विल बी इफेक्टिव फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अगर आपको विड्रॉ करने का मन हुआ उस डेट से, नहीं तो आपकी लेट्स से टर्नओवर पार कर गई उस डेट से, आपका जो भी विड्रॉल फ्रॉम स्कीम होगा आपको विद इन 7 डेज ऑफ द इवेंट, जो भी इवेंट हुआ, चाहे आपने वॉलंटरी किया, कोई टर्नओवर पार कर गई, कोई लिमिट या कंडीशन आप पूरी नहीं कर पाए जो 10(2) में थी या 10(2)A में थी, तो उस केस में विद इन 7 डेज आपको पोर्टल पे बताना है, इंटीमेशन देना है कि मैं विड्रॉ कर चुका हूं और अब आपको नॉर्मल स्कीम में आना पड़ेगा। ठीक है, ये था मेरा चैप्टर। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस में से पॉइंट्स बताऊंगा। गाइस प्लीज अंडरस्टैंड, जो भी आरसीएम के क्वेश्चंस है ना बेटा जी, वो कहीं पे भी मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। बस ये नहीं, ये प्रॉब्लम होती है कि हमें वो प्रोविजन याद है क्या कि सप्लायर का स्टेटस क्या था, रेसिपिएंट का स्टेटस क्या था, इसके सिवा आपको कहीं पे भी कोई डाउट नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं जो मैंने सवालों में से निकाले थे। ये क्वेश्चन था आपका मटेरियल का क्वेश्चन है, इसमें एक मिस्टर राजवीर जो है, मैं पॉइंट्स पिक करूंगा, आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा, फिर आपको प्लीज थोड़ा सा टाइम लगा के सॉल्व करना पड़ेगा। एंड जो हमारा सुपर 40-50 बनेगा जैसा भी, उसके अंदर आई विल डिटेल में सारे क्वेश्चंस में दोबारा पिक करूंगा। ठीक, अब इसमें ना मिस्टर राजवीर एक पर्सन है जो कि कॉम्पोजिशन स्कीम में काम कर रहा है। इसमें आगे एक लाइन दी है जहां पे आईसीआई ने एक स्पेसिफिक अजम्पशन लिया है जो आपको भी लेना पड़ेगा पेपर में। His son Karan wants to start business of providing services relating to interior decoration. ऊपर क्या काम कर रहा है वो? गुड्स सेल कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू इंटीरियर डेकोरेशन। यहां पे बच्चा गलती करेगा, इंटीरियर डेकोरेशन पे फोकस करेगा, नहीं बेटा जी गुड्स सेल हो रहे हैं। तो जब गुड्स सेल हो रहे हैं तो ये 10(1) की बात हो रही है। ठीक है, मेरा फोकस गुड्स पे, रिलेटिंग टू किससे आई डोंट केयर, बट इसका बेटा जो है वो सर्विसेज ही लाना चाहता है relating to the interior decoration after completing the post graduation course under the same firm name Rajbir and Sons with effect from 1st April and wants to enjoy the benefit of composition scheme. जब ये बात इन्होंने लिखी, आईसीए ने बहुत ही अच्छे से एक assumption लिया जो पूरा illogical नहीं है, it's very very logical, कि once his sons joins, his sole proprietorship firm will be converted into partnership firm and new PAN will be obtained and new GST will be obtained. और जब न्यू जीएसटी आएगा तो इस जीएसटी के रिस्पेक्ट में जब आप मार्जिनल सर्विसेज का टर्नओवर चेक करोगे तो इसका प्रीवियस ईयर का जो टर्नओवर रहेगा वो नील रहेगा। यहां पे बच्चा क्या करेगा, अगर ये असम्पशन नहीं लिया उसने पेपर में तो आप जो है इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का टर्नओवर ले लोगे। पिछले साल का कितना है जो भी दिया है, हाँ 80 लाख, फिर आप 8 लाख लेके आओगे और 5 लाख विच एवर इज हायर 8 लाख लेके आओगे, लेकिन आपको करना है नील और 5 लाख विच एवर इज हायर 5 लाख, क्योंकि नई कंपनी बनी, नया जीएसटी आया। आगे ये वो पार्ट है जो मैंने आपको बताया कि वो दो पार्ट्स, जो 2 पॉइंट्स थे वो मैं आपको इस एग्जांपल से कराऊंगा। ठीक है, ये किस कंटेक्स्ट में बनता है सुनना, इसका एक स्पेसिफिक सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस बनते हैं जो आपको पूछा जाएगा आईसीआई से। पहली बात ये सर्विसेज का केस रहेगा, दूसरी बात यहाँ पे एक न्यू एंटिटी इनकॉर्पोरेट, न्यू बिजनेस इनकॉर्पोरेट हुआ होगा, उसके साथ वो वाला जो पॉइंट्स दो मैंने आपको बताया कि आई विल टीच यू थ्रू द एग्जांपल करके, तो वो पॉइंट्स आपके यहीं पे एप्लीकेबल होंगे इसी सिचुएशन में, तो आप ध्यान से सुनना। अरुण एसोसिएट्स started a partnership firm of architects in MP on 1st April of current financial year. The firm provides architectural services in MP only. एक एक बात आपको एनालाइज करनी है। In MP only मतलब it is giving me a hint that it is only in intra level supply. That means the condition that inter supply is not allowed has been fulfilled. अब उसकी डिटेल्स क्या दी है जरा देखेंगे, 20, 30 एंड 20 3 क्वार्टर की। अब मेरे को आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, आपको एक जनरल पता होगा कि 20 लाख इज द लिमिट फॉर सर्विसेज। अप्रैल टू जून जब 20 लाख हुआ तो जून एंड पे मैं यहां पे रजिस्ट्रेशन में आया, वो बोल रहे हैं द फर्म हैज ऑब्टेन्ड रजिस्ट्रेशन विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई। एब्सोल्युटली करेक्ट, 1 जुलाई से ही आया क्योंकि तभी टर्नओवर पार करी है। एंड ही ऑप्ट्स टू पे टैक्स अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम, तो वो स्टार्टिंग से कॉम्पोजिशन में जाना चाहता है। अब इस लेवल पे मैं कॉम्पोजिशन स्कीम में आऊंगा, तो जो जुलाई टू सितंबर का महीना है दैट इज 30 लाख, इसके ऊपर मैं कॉम्पोजिशन स्कीम 6% के हिसाब से पे करूंगा। अब मुझे एक बात बताएंगे, सितंबर एंड में आपका टोटल टर्नओवर कितना हुआ है? सितंबर एंड में आपका टोटल टर्नओवर कितना हुआ, मतलब एग्रीगेट टर्नओवर? सर 30 लाख हुआ? नहीं बेटा जी, आपका 30 + 20 लाख हुआ।
मैंने आपको क्या बोला, सिंपल सुनो, अप्रैल टू जून जो 20 लाख था जिसमें मैं जीएसटी में नहीं था क्योंकि 20 लाख के बाद ही मेरा लिमिट पार हुआ है, बट क्या वो 20 लाख आपकी एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं आएगा? उसके ऊपर जीएसटी नहीं पे होएगा क्योंकि मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं हूं, बट दैट टर्नओवर विल स्टिल बी इंक्लूडेड इन योर एग्रीगेट टर्नओवर बिकॉज एग्रीगेट टर्नओवर मींस एवरी टाइप ऑफ सप्लाई। एग्रीगेट टर्नओवर ने ये थोड़ी ना बोला था कि वही सप्लाई लेनी है जब आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो। तो यहां पे मेरा 50 लाख पार हो गया, और 50 लाख पार हो गया मतलब इस वाले क्वार्टर में मैं जीएसटी में भी हूं और मैं रेगुलर स्कीम में आ जाऊंगा, तो 9 और 9% मेरा नॉर्मल जीएसटी लग जाएगा, यही वहां पे लिखा है। और अगर कहीं पे भी यहाँ पे इंटरेस्ट या फिर डिस्काउंट होता तो वो दोनों जगह से बाहर हो जाता, वो टर्नओवर से भी बाहर हो जाता, वो पेमेंट ऑफ टैक्स से भी बाहर हो जाता। उसका नीचे एक और एग्जांपल मैं आपको करा दूंगा। एक ही एग्जांपल दिया है, इसको जरा देखेंगे। सीताराम एसोसिएट्स रजिस्टर्ड इन सिक्किम इज एंगेज्ड इन रनिंग अ रेस्टोरेंट चेन वेज किचन इन द स्टेट। रेस्टोरेंट मतलब 10-1 बेसिक एनालिसिस साथ में करते हुए चलना दिमाग में। इट हैज अ टर्नओवर ऑफ 73 lakhs in the financial year 21-22. Now, next year 22-23, it decides to shut down the food chain owing to huge losses being incurred in the said business. Instead, it will start providing intra-state architect service. अब सुनना, क्वेश्चन कहता है कि आपको कॉम्पोजिशन स्कीम एनालाइज करनी है। 22-23 में अगर मैं सर्विसेज का कॉम्पोजिशन स्कीम में आना चाहता हूं तो द क्रिटिकल क्वेश्चन आई नीड टू आंसर इज, आर यू एलिजिबल फॉर 10-1? आर यू एलिजिबल फॉर 10-1? क्या इस केस में वो 10-1 में जा सकता है इन द करंट ईयर? नो। क्यों? क्योंकि सर ये बिजनेस उसने बंद कर दिया है, तो आई एम नॉट एलिजिबल। मैं कोई और 10-1 का गुड्स या सर्विस कर ही नहीं रहा, कोई गुड्स या रेस्टोरेंट कर ही नहीं रहा, तो ये आई एम एलिजिबल। बट अगर आप टर्नओवर लिमिट चेक करोगे 10-2A की, वो होती है 50 लाख, एंड पिछले साल आपकी टर्नओवर कितनी थी? 73 लाख। सर बट 73 लाख तो 10-1 की थी, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने बोला एग्रीगेट टर्नओवर तेरा इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो चाहे वो तेरा 10-1 का ही क्यों ना हो। तो 73 एक्सीड्स 50, करंट ईयर में आप कॉम्पोजिशन स्कीम इसमें नहीं जा सकते, आपको नॉर्मल टैक्स पे करना पड़ेगा। पार्ट नंबर डी में एक आईसीए ने एक अजीब सा टिपिकल क्लैरिफिकेशन लिया है, एक अजम्पशन लिया है कि अगर आप 10-2A में एलिजिबल हो और आप 10-2A में कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड हो एंड लेटर ऑन यू स्टार्ट गिविंग प्रोडक्ट्स, गुड्स, आप गुड्स की डीलिंग बाद में स्टार्ट करते हो, पहले आप 10-2A में हो, तो फिर आप स्टिल कंटिन्यू कर सकते हो इन द कॉम्पोजिशन स्कीम। अगर उल्टी कहानी होती, गुड्स से मैं 10-2A में आता, तो आई कुडंट हैव कम बिकॉज इन दैट केस आई वुड हैव बीन एलिजिबल अंडर 10-1 नॉट 10-2A। बट 10-2A में मैं पहले हूं। आप देखना इसके अंदर दीप्ति एक्सक्लूसिवली प्रोवाइडिंग इंट्रा हेयर स्टाइलिंग, टर्नओवर 34 lakh, well within the limit. Now will your answer be different if it also starts intrastate supply of beauty product? तो शायद इसमें लॉजिक लगाना चाहिए था कि मेन पर्पस क्या था, आप गुड्स वाले में हो तो सर्विसेज में नहीं आ सकते, बट इन्होंने यहाँ पे बोला है yes it is eligible, it can avail the benefit of composition till the time its aggregate turnover does not exceed 50 lakh. So the ICI is completely ignoring the fact कि मैंने साथ में गुड्स का काम स्टार्ट किया है, उसका फोकस इस पे ही है कि मैं गुड सर्विसेज में था, बाद में गुड्स का काम स्टार्ट किया है। तो ये थोड़ा सा अजीब है, लेकिन इसीलिए करवाया कि आपको पेपर में यही कोट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके मटेरियल में भी है, ये आपके क्वेश्चन बैंक में भी होगा। एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेना बिफोर आई स्टार्ट द डिस्कशन, क्योंकि मेरा डिस्कशन बहुत ही स्पेसिफिक रहने वाला है इन टर्म्स ऑफ व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू नोट, व्हाट इज इंपॉर्टेंट मिस्टेक एरियाज यू नीड टू अवॉइड। ठीक है, सुनना। B&D पार्टनरशिप फर्म है नागपुर महाराष्ट्र में, होलसेलर है। होलसेलर मतलब सर ट्रेडर है। ट्रेडर मतलब सर 1% पे करेगा सिर्फ और सिर्फ किसका? टैक्सेबल का। ये पहली गलती अवॉइड करनी है। एक प्रोडक्ट टैक्सेबल है और एक प्रोडक्ट क्यू है, दैट इज एग्जेम्प्ट, तो मेरा पी पे फोकस रहने वाला है। अगर होलसेलर की जगह मैन्युफैक्चरर होता तो मैं पी एंड क्यू दोनों के ऊपर टैक्स पे करता। The firm supplies these products only in eastern part of Maharashtra, मतलब the condition of going for only intra-level supplies fulfilled. All procurements of the firm are from suppliers registered in regular scheme in Maharashtra. It shows that मेरे जितने भी purchases हैं वो CGST and SGST लग के आएंगे। Firm pays tax under composition, आपको कुछ टर्नओवर दी है पहले क्वार्टर की और दूसरे क्वार्टर की, ठीक है, और उसके बाद आपको अक्टूबर मंथ की बिल बुक दी है, तो सितंबर के बाद अक्टूबर की बिल बुक दी है। तो आपको जाहिर सी बात है इसमें दिमाग लड़ाना पड़ेगा कि आपकी टर्नओवर की लिमिट कब क्रॉस हो रही है। लिमिट लेते वक्त क्या आप क्यू को इंक्लूड करोगे? आंसर इज यस। तो इफ यू ऐड 1 2 3 4,
60 lakhs plus 17 lakh 65,000 plus 50 lakhs plus 17 lakhs, तो ये बनेगा आपका 1 करोड़ 44 लाख 65,000। फिर आप एक एक दिन का टोटल ऐड करते जाओगे और देखोगे कि मेरा 1.5 सीआर का ब्रीच किस लेवल पे जाके हो रहा है। तो पहला आप करोगे 2,03,000, फिर करोगे 138,250, फिर करोगे 106,250, बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे आ चुका है। आप देखना 3 अक्टूबर का यहाँ पे पार कर जाएगा 92,000, वो हो गया पार 1 करोड़ 50 लाख वाला। तो दिस वन इज गोइंग टू, ये वाली डेट जो है मेरी 2 अक्टूबर, मतलब 2 अक्टूबर तक आई कैन स्टे इन माई कॉम्पोजिशन स्कीम। और यहां से आप कहा चले जाओगे, आप रेगुलर स्कीम में चले जाओगे। अब क्वेश्चन आपसे पूछ क्या है, यहाँ पे फ्रेट की कोई इंफॉर्मेशन दी है, ओके। कंप्यूट द जीएसटी लायबिलिटी फॉर द पीरियड अप्रैल टू अक्टूबर अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम। रेगुलर स्कीम की बात ही नहीं कर रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे सिंपल सी बात है। आप यहाँ पे पी का 1% हो जाएगा, यहाँ पे इसका 1% हो जाएगा, ठीक है। और इस वाले में आपके 1, 2, 3 का 1% हो जाएगा, क्लियर। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे कुछ फ्रेट की इंफॉर्मेशन दी है जो आरसीएम के अंदर चली जाएगी। तो दिस इज वेरी वेरी सिंपल, 1,40,000 ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अप्रैल टू अक्टूबर, तो 1,40,000 7 मंथ्स का पे किया है, और आगे बोला कि इक्वल अमाउंट इज पेड एवरी मंथ, तो डिवाइड बाय 7 में कर सकता हूं। मंथली 20,000 आएगा, क्वार्टर का आएगा 60,000, जिसके ऊपर मैं 5% का पेमेंट कर दूंगा, ठीक है। और एक चीज का बस ध्यान रखना है, इन्होंने क्या बोला है, द अमाउंट इज पेड ऑन 10th ऑफ एवरी मंथ। तो अक्टूबर मंथ के लिए भी तो मैं 10th को पे करूंगा, और कॉम्पोजिशन स्कीम से मैं कब हट चुका हूं, 3rd को। तो कॉम्पोजिशन स्कीम का जब मैं आंसर अक्टूबर मंथ के लिए निकालूंगा तो मैं ये वाला 20,000 अक्टूबर मंथ के लिए नहीं लूंगा, क्योंकि 3rd को एग्जिट कर चुका हूं। ये आंसर, ये जो पेमेंट है ये 10th को हो रही है, एंड मैं 2nd तक ही हूं, मैं 1st और 2nd की डेट तक ही हूं इन द अक्टूबर मंथ। तो बस आपको यही ध्यान रखना है, इसमें आपको कॉम्पोजिशन नहीं लेना है लास्ट वाले मंथ में, ठीक है। तो ये रहा 60 लाख का 1%, 50 लाख का 1%, 1500 और 1500 इन्होंने 5%, बेसिकली 2.5 हो जाएगा 60 का। बट दैट आरसीएम वाली चीज यू डोंट हैव टू टेक इन योर मंथ ऑफ अक्टूबर, क्योंकि वो 3rd के बाद हो रही है। उसके बाद एक और सवाल मुझे आपसे कराना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शुभ लक्ष्मी फूड इज एंगेज्ड इन सप्लाइंग रेस्टोरेंट सर्विस, तो मैं 10(1) में हूं अभी, 5%। In the financial year 21-22, turnover of 140 lakh, further it earned interest of 20 lakhs from the FD। क्या ये मैं इसके अंदर इंक्लूड करूंगा? आंसर इज नो, मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने आपको बोला इंटरेस्ट इनकम आपका एग्रीगेट से भी बाहर करना है और पेमेंट ऑफ टैक्स से भी बाहर करना है। यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइस शुभ लक्ष्मी वेदर इट इज एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन अंडर फाइनेंशियल ईयर 22-23। आंसर इज यस, मैं एलिजिबल हूं, क्योंकि 150 से नहीं ऊपर गया। Further, assuming in that next year 22-23, its turnover is 130 from restaurant service, 10 lakh from farm labor and 30 lakh का बैंक इंटरेस्ट। क्या बैंक इंटरेस्ट यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा? आंसर इज नो। कंप्यूट द टैक्स पेबल बाय द शुभ लक्ष्मी फूड्स इन द फाइनेंशियल ईयर 22-23। अब वो कह रहा है आपको टैक्स पेबल निकालना है। सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि ये जो उसने सर्विसेज दी है फार्म लेबर की, क्या ये विद इन द लिमिट है, विद इन द लिमिट ऑफ द सेकेंड प्रोविजन टू 10(1). क्या होती है वो लिमिट? 10% ऑफ द प्रीवियस ईयर्स टर्नओवर, जिसके अंदर मैं अगेन इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं करूंगा, तो दैट विल बी 14 lakhs और 5 lakhs विच एवर इज हायर। और मैंने कितने की दी है? 10। तो यस इट इज विद इन द लिमिट, क्योंकि अगर ये लिमिट के बाहर हो जाती तो मैं पहले ही बोल देता कॉम्पोजिशन में तो है ही नहीं, आपको नॉर्मल में जाना पड़ेगा। तो क्या ये अलाउड है? आंसर इज यस। अब टैक्स कितना पे करेंगे सर? 5%। 5% ऑफ 130 और 140, सर 140। Very important, a point to be noted everyone, this particular marginal services are allowed, but it will be taxed also, it will be under composition levy also। तो एक बार अलाउंस की लिमिट चेक कर ली, फिर वॉट एवर द रेट यू आर अप्लाइंग फॉर द मेन गुड्स और रेस्टोरेंट सर्विस आप वही लगा देना। सो यस, इसमें 5% ऑफ 140 लग जाएगा। बस आपको इसमें बाकी कुछ नहीं सोचना है। और ये देखो कॉम्पोजिशन में ऐसा सवाल आता है कि इफ दैट पर्सन इज अ मैन्युफैक्चरर, इफ दैट पर्सन इज अ ट्रेडर, कभी कभार क्लिक नहीं करता कि इसमें फर्क क्या आएगा। अरे मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर में ये फर्क है, ये 1% ऑफ टर्नओवर इन अ स्टेट पे करेगा, ये 1% ऑफ टैक्सेबल सप्लाई पे करेगा।
यहाँ पे एग्जाम पे भी जाएगा, ठीक है। उसके सिवाय एक ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 11 प्योरली आरसीएम का, कहीं पे भी कोई डाउट आएगा ही नहीं आपको, कहीं पे भी कोई डाउट आएगा ही नहीं, बस आपको इंडिविजुअली ध्यान रखना है कि आप गलती नहीं कर रहे हो, ठीक है। और आरसीएम की लिस्ट मैंने आपको अच्छे से करा दी है। एक लास्ट वाला दिखा देता हूं, अवेल द रिप्रेजेंटेशन सर्विस फ्रॉम पीबी एंड को अ लॉ फर्म टुवर्ड्स अ कंज्यूमर कोर्ट केस। तो जब एक फर्म मुझे सर्विस प्रोवाइड करती है तो मुझे चेक करना है कि मैं बड़ी बिजनेस एंटिटी हूं या छोटी बिजनेस एंटिटी हूं। कभी कभार वो इंफॉर्मेशन आपको इनडायरेक्टली दी जाएगी, जैसे यहां पे दी है, बोला है दैट दिस कंपनी कमेंस्ड इट्स बिजनेस फ्रॉम फेब्रुवरी, होगी करंट ईयर के फेब्रुवरी, और मार्च में मेरे से इंफॉर्मेशन निकलवा रहे हैं, तो एक महीना पहले बिजनेस स्टार्ट हुआ है। और बड़ी बिजनेस एंटिटी और छोटी बिजनेस एंटिटी के लिए आपको टर्नओवर पिछले साल का चेक करना पड़ता है। तो इफ द कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड इन द करंट ईयर, द प्रीवियस ईयर टर्नओवर कैन नॉट एक्सीड द थ्रेशोल्ड, क्योंकि टर्नओवर ही नहीं थी, तो इट इज अ स्मॉल बिजनेस एंटिटी, हेंस इट विल बी एन एग्जेम्प्ट केस। तो आरसीएम एफसीएम की बात उठेगी ही नहीं। इसके सिवाय आपके सामने एक क्वेश्चन है, आपको इसके अंदर ना कंपैरिजन करना है। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, बट कभी कभार डाउट आता है, तो सुनो। आपको इसके अंदर कंपेयर करना है कि मेरे लिए नॉर्मल स्कीम बेनिफिशियल रहेगी या कॉम्पोजिशन स्कीम। एक्सपेंसेस आपको क्लियर कट यहाँ पे दिए होंगे, वो आपको माइनस करने हैं, बस गलती का होती है फॉर्मेट में। देखो आपको इसके अंदर कुछ नहीं करना, आपको सेल्स माइनस एक्सपेंस करना है, आपको सेल्स माइनस एक्सपेंस करना है दोनों में। एक्सपेंस की लिस्ट आपको डायरेक्टली दे रखी होगी, सर्टेन पॉइंट्स टू बी नोटेड विच आर द मिस्टेक एरियाज। पॉइंट नंबर 1, कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर जो आपका कॉम्पोजिशन लेवी रहेगा ना बेटा जी, वो आपका कॉस्ट बन जाएगा, क्योंकि वो खुद की पॉकेट से जाता है। तो जो भी 1% वगैरह पे होएगा दैट विल बी योर कॉम्पोजिशन लेवी का खर्चा। लेकिन नॉर्मल स्कीम में जो टैक्स का एस्पेक्ट होता है, दैट इज द आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी, वो कहीं पे भी आपका प्रॉफिट इंपैक्ट नहीं करेगा, वो आपका खर्चे का पार्ट भी नहीं बनेगा, क्योंकि टैक्स आपने किसी और से ही चार्ज किया है और आपने पे किया, इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। बस यही एक गलती होती है, बाकी कहीं आप गलती नहीं करोगे। एंड ऑब्वियसली नॉर्मल वाले में आपको जीएसटी का इंपैक्ट लेते हुए चलना है, एंड कॉम्पोजिशन वाले में कहीं पे भी जीएसटी का इंपैक्ट नहीं आएगा, आप टैक्स चार्ज नहीं कर सकते। और एक और बता देता हूं, चलो यहां पे क्या बोला है, लेट्स से इनवर्ड सप्लाईज फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर, अमाउंट इज एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, रेट ऑफ टैक्स इज 12%। सो दिस 70 lakhs दैट इज गिवन, अगर मैं इसमें जीएसटी ऐड करूं 70 lakhs प्लस 12%, दैट अमाउंट्स टू 78,40,000। When I will be talking about a normal scheme, नॉर्मल स्कीम, रेगुलर स्कीम में मेरा कॉस्ट 70 लाख बनेगा और 8,40,000 का मुझे आईटीसी मिल जाएगा। लेकिन जब मैं कॉम्पोजिशन की बात करूंगा तो मेरा खर्चा 7840 माना जाएगा। दिस इज अगेन अ बेसिक लॉजिक कि यार कॉम्पोजिशन में आपको टैक्स क्रेडिट नहीं मिलने वाला, लेकिन सप्लायर तो चार्ज करेगा ना, तो आपके लिए ये कॉस्ट बन जाएगी। और नॉर्मल वाले में ये 70 लाख कॉस्ट बन जाएगी, क्योंकि 840 का तो मैं आईटीसी ले लेगा। इस तरीके से आपको सिर्फ एक कंपैरिजन टेबल बनाना है, आपका अमाउंट निकल जाएगा। क्वेरी है तो कमेंट करना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थोड़ा सा टाइम लगा इस लेक्चर में भी, लेकिन यार कोई भी चीज छुड़वा नहीं रहा हूं आपसे। एक रिक्वेस्ट है एज ऑलवेज, पसंद आए तो जरूर लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर, दैट विल हेल्प मी रीच मोर स्टूडेंट्स। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, स्टडी वेल, टेक केयर, बी सेफ, बाय बाय।